वो चोर रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर आ रहा था जब आलम अचानक ही रास्ता रोक गया। कहाँ थे आप जनाब? और ये कौन सा वक्त है घर आने का? शरीफ घर के भाई बेटे इस तरह रात रात घर से गायब रहते हैं? वो रात के 2 बजे की तरफ इशारा करते हुए बोला था। तो तुराब मुस्कुराया। गए थे दीदारे यार करने को, अपना दिल वहीं पे छोड़ आए हैं। वो इंतहाई दिल फरेब अंदाज में बोलकर मुस्कुराया। खैर, मुझे यकीन था तेरे दिल को करार नहीं आना। तो क्या ये सच है कि रियाज शाह ने दूसरी शादी कर ली है? वो इसके साथ अंदर आते हुए पूछने लगा। 100% सच है। वो हाँ में सर हिलाया गया। आलम को कुछ अजीब लगा था। 7 साल के बच्चे का बाप दूसरी शादी कर सकता है, और वो भी पहली बीवी के होते हुए। और ये भी तो सच है कि इसकी पहली बीवी ने खुद ही इसकी दूसरी शादी करवाई थी। वो फिर से पूछने लगा, क्योंकि ये बात यकीन करने वाली नहीं थी। तो राब ने फिर हाँ में सर हिलाया। चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। अल्लाह ऐसी बीवी सबको दे। आलम ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो राब कहकर लगा उठा था। मुझे नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरी औरत का नाम लूँ तो वो मेरी नाक तोड़ दे और कहे तो आप सिर्फ मेरे हैं। वो मुस्कुराकर बोला। तो आलम हंस दिया था। लेकिन यार, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस लड़की को पहले गांव में बदनाम किया गया था। फिर जियार की बीवी ने अपना ज़र्फ बड़ा करके इसकी शादी जियार शाह के साथ करवाई है ना अजीब बात? वो इसे पूरी बात बताते हुए बोला। मतलब कि कोई औरत इतनी भी अच्छी हो सकती है? आलम शॉक्ड हुआ था। नहीं हो सकती आलम। अपनी शोहर को किसी और बीवी को दे अपने शोहर को किसी और का देने का ड्रामा तो किया जा सकता है, मगर ऐसा कभी हो नहीं सकता। कहते हैं लड़की शाह हवेली वालों की वजह से बदनाम हो गई थी कि हवेली के लोगों ने इसके साथ नाजायज तल्लक है। तो रात को आज ये सब एक मुलाजिम से पता चला था, सो आलम को बता दिया। अगर ऐसी बात थी तो शेर के साथ भी तो शादी हो सकती थी। वो तो गैर शादीशुदा भी है, तो फिर क्यों? आलम का अंदाज खोजने वाला था। यार, मुझे तो जियार की बीवी बहुत तेज लगती है। एक तो कोई इंसान इतना अच्छा नहीं हो सकता। मतलब इसने क्या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना है अच्छेपन के लिए? दुनिया की सबसे अच्छी औरत मिसेस जियार शाह। वो हंसते हुए अंदर चला गया था। आलम को भी इसकी बात सच्ची लगी थी। औरत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन खुद पर स्वतंत्र बर्दाश्त करना नाकाबिले बर्दाश्त था। आलम कहीं ये भी तो इलेक्शन जीतने का कोई कदम तो नहीं? शायद जियार ये सब करके गाँव में सबके सामने अच्छा बन रहा हो। तो राब ने सोचते हुए कहा। तो आलम को इसकी बात में दम नहीं लगा था। वो पक्का खिलाड़ी है, हसूलू के खिलाफ नहीं खेलता है। छोड़ो, मिसेस जियार को तुम बताओ स्नेहा कैसी है? इसके लहजे में अपनी बहन के लिए बहुत मोहब्बत थी। यार ना पूछो, कसम से बहुत अच्छी है। नाजुक सी शहजादी है, मेरी नन्ही सी जान। दिल करता है मैं इसकी तबीयत का पूछ रहा हूँ। वो इसकी जज्बातीपन पर जल्दी से बोला था। तो तुराब जो तकिए को सीने में बेचने ही वाला था, इसकी बात पर रुक कर इसे घूरने लगा। इसकी तबीयत को क्या होगा? एकदम ठीक ठाक फिट फाट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही पूछ रहा था। तू अपने बेलगाम जज्बात को लगाम डाला कर। तेरी आज की मशूकी सुनने के मूड में नहीं हूँ। आलम उठकर अपने कमरे में जाने लगा था। मैं भी तुझे सुनाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इसे सुनाऊंगा जिसे सुनाना चाहिए। बस अब एक बार इससे मुलाकात करने वक्त पर आ जाए। इसके कदम अभी दरवाजे पर ही थे कि तुराब ने लाइट ऑफ कर दी थी। आलम हंसते हुए बाहर निकलने लगा जब इसकी आवाज़ सुनाई दी। वो बड़ी डरपोक वाकया हुई है। तेरी बहन, मेरे ख्याल से इसने मुझे कोई जिन बूझ समझ लिया है। वो ऊंची आवाज़ में बोला था। तो किसी जिन बुन से कम भी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह महफूज रखे इस बेचारी को। आलम कहता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि तुराब ने घूरकर दरवाजे को देखा था। फिर हंसकर आंखें बंद कर ली। क्या मसला है रोहान? क्यों बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हो? वो गुस्से से कहने लगी थी। भाभी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। रोहान आजिज़ी से बोला था। अब कौन सी मुसीबत आ गई है? तुम तो किसी न किसी मुसीबत में फंसे ही रहते हो। जल्दी बोलो, पहले ज़िंदगी में कम मसले हैं जो एक तुम भी गले पड़ गए हो। भाभी प्लीज़ ऐसा मत कहे। मैं सच में बहुत बड़े मसले में फंस चुका हूँ। दानी प्रेग्नेंट है और अब वो मुझसे शादी के लिए फोर्स कर रही है। क्या? बरेरा झटके से बेड से उठकर खड़ी हो गई थी। भाभी, वो कह रही है अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर कभी वापस नहीं आएगी। भाभी, मैं इसके लिए बगैर नहीं रह सकता। आप जानती हैं ना, प्लीज़ मेरी मदद करें। आपके अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आप सब घर वालों को बताकर समझाएं और शादी के लिए मनाएं, वरना दानी मुझे छोड़कर चली जाएगी। आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ हैं। वो बेहद परेशान लग रहा था। लेकिन मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अब से तुम्हारी लाइफ में कोई भी मसला होगा तो तुम आलम शाह से शेयर करो। कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि अब वही तुम्हारी हेल्प कर सकता है, वही तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। हमसे या इस खानदान से तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है। वो बेजार मगर कम आवाज में बोली थी। भाभी, मैं आलम अदा को कैसे बताऊं कि दानी प्रेग्नेंट है, जबकि जियार अदा ने मुझे आलम अदा से मुलाकात करने से भी मना करके रखा हुआ है। मेरे पीछे जासूस लगा कर रखे हैं। और आपने भी तो मुझे कहा था कि दानी को आलम अदा से ना मिलने दूं। वो मुझे बार बार कह चुके हैं कि इन्हें दानी से मिलना है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरीके से टाल देता हूँ। और अगर मैंने आलम अदा को ये बात बताई तो वो तफसील में जाएंगे और दानी से मिलने के लिए भी कोशिश करेंगे। फिर इन्हें यह भी पता चल जाएगा कि दानी किसकी बेटी है, तो सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। फिर तो वो भी मेरी शादी दानी से नहीं होने देंगे। हाँ, तो तुम्हें किसने कहा था कि जाकर दुश्मन की बेटी से दिल लगाओ? और अगर किसी को पता चल गया ना कि हमने इस दुश्मन के खानदान में किसी भी इंसान से कोई तल्लक रखा है, तो हम दोनों की लाशें गांव के चौराहे पर लटक रही होंगी। और तुम्हें तो और कोई मिली ही नहीं ना दिल लगाने के लिए। अब ये बात खुल गई है तो मेरा नाम भी आएगा। देखो रोहाना, अगर तुम्हारी वजह से मैं फंसी ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी में
तो मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ये मत सोचना कि तुम्हें आसानी से ज़िंदगी गुज़ारने दूँगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, दानी इस ख़ानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। मैंने तुमसे इससे तलक ख़त्म करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे ऊपर तो आशिकी का भूत सवार था। अब कर ली ना अपनी, क्या हासिल होगा? सिवाय रुसवाई के। इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। भाभी प्लीज़ ऐसा मत कहें। मैं दानी के बगैर मर जाऊँगा। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई ना, तो मैं सच कहता हूँ कि मैं मर जाऊँगा। वो बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो रहा था। कोई किसी के लिए नहीं मरता रोहान। अगर कोई किसी के लिए मरता ना, तो आज इस घर से एक जनाजा उठ चुका होता। आज तुम्हारा भाई भी मुझे छोड़कर चला गया ना, मैं खुद इसकी सेज सजाकर आई हूँ। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, और इसने क्या किया? यही हकीकत है रोहान। हम खुदकुशी करने का फैसला तो करते हैं, लेकिन हमें मरने से भी डर लगता है। मैं नहीं डरता भाभी। अगर मुझे दानी ना मिली तो मैं सच में मर जाऊंगा। वो बेहद सीरियस अंदाज में बोला। बरेरा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, तो इसने अपनी टोन बदल ली। अच्छा ठीक है, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। दानी के बारे में सोचा जब लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, तब इस पर बहुत ज्यादा टेंशन होती है। वो कभी भी कुछ भी सोच सकती है। बेचारी इसी टेंशन में है बेचारी, इसलिए कह दिया होगा कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे समझाऊंगी, सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है ना? अब आप बात करें इससे। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे अपनाऊंगा, अपने बच्चे को भी नाम दूंगा। कोई भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। अगर दानी के लिए मुझे सारे खानदान को छोड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो मजबूत लहजे में बोला, तो बरेरा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। तुम्हारी दानी को समझाती हूँ पहले, बस फिलहाल तुम जज्बात से काम लेना बंद करो। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम बआसानी मुझसे शेयर कर सकते हो, लेकिन आलम से ये बात छुपाओ मत। इसे बता दो दानी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम इससे शादी करना चाहते हो, इस बच्चे को अपना नाम देना चाहते हो। आलम तुम्हारी मदद जरूर करेगा, वो यकीन से कह रही थी। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन आलम अदा और ज़ियार अदा एक दूसरे के खिलाफ है। तो फिर तुम ये फैसला कर लो कि तुम्हें दानी चाहिए या ज़ियार अदा। खैर फिलहाल तुम आराम करो और ज्यादा टेंशन मत लो। वो इसी गहरी सोचों में सोचती फोन बंद कर चुकी थी। बहुत मान है ना तुम्हें अपनी मोहब्बतों और अपने रिश्तों पर। एक दिन तुम्हारे पास सिर्फ एक रिश्ता होगा ज़ियार शाह, और वो होगी तुम्हारी बीवी बरेरा ज़ियार शाह। वो सामने दीवार पर लगी तस्वीर को मोहब्बत भरी नजरों से देखकर मुस्कुराई थी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है ज़ियार शाह, सिर्फ मेरा। मैं तुम्हें सबसे दूर कर दूंगी। तुम्हारा कोई रिश्ता तुम्हारे पास नहीं बचेगा। इन रिश्तों का मान है ना तुम्हें, ये सब छोड़ जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगी। तुम्हें मेरा बनकर रहना होगा। बरेरा अपनी चीजों में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी लो अपनी जिंदगी। वो दिन दूर नहीं जब तुम सबको छोड़कर मेरे पास आओगे, सिर्फ मेरे बनकर रहोगे। इसकी आंख एक नन्हे से लमस पर खुली। इसने आंखें खोलकर देखा तो हादी बिल्कुल इसके साथ लगे सो रहा था। इसके लब बेसाख्ता ही मुस्कुराए थे, लेकिन हादी की दूसरी जानब ज़ियार को सोते देखकर इसके लब वापस सुकड़ गए। दिल न जाने किस खौफ से धड़कने लगा था। इसने बेहद आहिस्ता से उठने की कोशिश की, जब ज़ियार की नजरों ने इसकी कोशिश को नाकाम कर दिया था। क्या हुआ? किसी चीज की जरूरत है क्या? दर्द तो नहीं हो रहा? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। पाजी ने फौरन नाम में सर हिलाकर बाथरूम की जानिब इशारा किया। इसके पास और कोई बहाना नहीं था कि ज़रिया ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और दोबारा तकिए पर रख दिया। जल्दी आना। इसे तेजी से भागते पीछे से आवाज सुनाई दी थी। वो बिना पलटे ही वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। ज़ियार के साथ जुड़ा रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती थी। वो इसका शौहर था, यकीनन इसके लिए कोई जज्बात रखता होगा और इस पर पूरा हक भी रखता था। अगर वो इसे वक्त दे रहा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये वक्त हमेशा के लिए है। आज नहीं तो कल इसे इसके पास जाना ही था, लेकिन इसके पास जाने के बाद वो बरेरा से कैसे नजरें मिलाएगी? बरेरा की सोच ही से तोड़ रही थी। इस औरत ने इसकी इज्जत की खातिर अपना बड़ा कदम उठा लिया था, लेकिन वो इसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकती थी, जबकि वो जानती थी कि वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती है। तो वो भला इसे इसका छोड़ कैसे सीन सकती थी? इसका सर बुरी तरह से दुखने लगा था। वो चली जाना चाहती थी यहाँ से। इसकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। बहुत मुश्किल से इसने अपने आप को समझाकर कमरे में कदम रखा। क्या हुआ? मेरे यहाँ होने की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही हो? वो आई तो ज़ियार बेड क्राउन से टेक लगाई लबों में सिगरेट दबाई से ही देख रहा था। इसके पूछने पर वो नजरें चुरा गई। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, शायद अचानक इस रिश्ते को तुम कबूल नहीं कर पा रही। मैं तुम्हारी जज्बात समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारी जज्बात की कदर भी करता हूँ। अगर तुम मेरे इस कमरे में रहने की वजह से टेंशन ले रही हो तो मत लो। तुम्हें थोड़ा बहुत वक्त तो मैं दे ही सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। फिलहाल के लिए तुम आजाद हो, लेकिन जिस दिन तुम मुकम्मल से एहतियाब हो चुकी, मैं तुम्हें यहाँ से अपने रूम में ले जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी जगह वहीं पर है जहाँ तुम्हारा शौहर रहता है। आज की रात हम दोनों के लिए मुश्किल है। तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हो और मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं और नींद नहीं आती। अगर मुझे सारी रात नींद ना आई तो मैं तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। अपनी बात पर पाजेब की गालों की लाली देखकर वो बेसाख्ता ही मुस्कुराया था। इसलिए फिलहाल मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तो तुम अब आराम करो, जल्द अज जल्द आना है तुम्हें मेरे बेडरूम में, जहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। तुम मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें हर तरह से खुद में महफूज कर लूंगा। और एक बात, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ सिर्फ चंद दिन के लिए। वो बेड से उठता हुआ इसके बिल्कुल नजदीक आकर रुका और बेहद नरमी से इसकी पेशानी पर रखे मैं तुम्हारे इशारे का मुंतजर हूँ पाजेब से। आशा अपनी चाहत को जबरदस्ती नहीं अपनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी रजामंदी के साथ मेरी जिंदगी में बहार लेकर आओ। हादी का ख्याल रखना और मेरा बेटा तुम्हारे ख्याल रखेगा। मुस्कुराकर कहता कमरे से निकल चुका था, जबकि इसके जाने के बाद पाजेब एक गहरी सांस
लेकर रह गई थी और अल्लाह का शुक्र अदा किया था। वो इसके जज्बात समझ रहा था, इसे वक्त भी दे रहा था, मतलब कि वो बरेरा के साथ साथ इसके साथ भी तल्लुक को निभाना चाहता था। वो अपनी दोनों बीवियों के साथ इंसाफ करना चाहता था। ये तो अल्लाह का करम था, वरना जितनी बदनामी इसकी हो चुकी थी, किसी से भी शादी के बाद भी पल पल के ताने सुनने पड़ते, लेकिन ज़ियार और बरेरा ने इसकी ज़िंदगी खराब होने से बचा ली थी। आज अगर बरेरा बेगम ना होती तो इसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी होती। वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने बरेरा को किसी मसीहा की तरह इसके पास भेज दिया था। बरेरा इसकी ज़िंदगी में किसी फरिश्ते से कम साबित ना हुई थी, और ये सच था कि वो सारी ज़िंदगी इसका ये एहसान चुका नहीं सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हादी के पास आई, इसके बालों में हाथ फेर कर इसके साथ ही लेट गई। आज तक वो इसका अच्छा दोस्त था, लेकिन आज वो इसका बेटा था। ना जाने क्यों ये मासूम सा प्यारा सा बच्चा इसे हमेशा से ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो रोहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि तुम और वो लड़की एक दूसरे के इतने करीब हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रोहन, एक लड़की के साथ नाजायज रिश्ता बनाते हुए। बिना शादी के तुम लोगों ने हर हद पार कर दी। इतना घटिया तलक तुम इसे मोहब्बत कहते हो रोहन। तुम जानते हो मोहब्बत पाकीज़ा जज्बात का नाम है, न कि नफ्स की तस्कीन का। मैंने सोचा था कि तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, इसमें तुम लोगों की मदद करना चाहता था। मैं तुम दोनों की मोहब्बत को निकाह में बदलकर एक जायज़ और खूबसूरत नाम देना चाहता था, लेकिन तुम लोगों को तो शायद इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। क्या तुम जायज़ और नाजायज़ ताल्लुक़ को नहीं समझते? क्या ये सिखाता है हमारा दीन रोहान? ये सीखा है तुमने हमारे पाकीज़ा महज़ब से? तुमसे ज़्यादा तुम क्या ये सिखाता है हमें हमारा दीन रोहान? ये सीखा है तुमने हमारे पाकीज़ा मज़हब से? तुमसे ज़्यादा तो तुम मुझे इस लड़की पर गुस्सा आ रहा है, जिसे अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं। फर्ज करो अगर इसके घर वालों को ये बात पता चल गई कि लड़की प्रेग्नेंट है, इसका बाप तो फिर गैरत से मार जाएगा। तुम खानदान देखो, अपनी हरकतें देखो, इतनी गिरी हुई हरकत की है तुमने, और अब यहाँ मेरे सामने बैठकर मोहब्बत का रोना रो रहे हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। आलम इंतहाई गुस्से से कहता हुआ वहां से उठकर जाने लगा था। अदा प्लीज मत जाए, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं दानी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, वही मेरे जीने की वजह है। अगर मैंने इसके बच्चे को अपना नाम ना दिया तो वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी, और मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। मुझे बचा लें, वही मेरी जिंदगी है। अगर वो मेरी जिंदगी में ना रही तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा। रोहान, ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या जिंदगी को इतना ही बेमोल समझ कर रखा है तुमने कि एक लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे? अदा मैं इसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। वो कहता हुआ सर झुका गया था। ठीक है, परेशान मत हो, रिपोर्ट्स दो मुझे, वो इसके सामने हारते हुए बोला था। कौन सी रिपोर्ट? रोहान कुछ उलझता हुआ बोला था। कौन सी रिपोर्ट का क्या मतलब है रोहान? दानी की रिपोर्ट दो मुझे, कालम ने समझाते हुए कहा। रोहान ने बेहद परेशानी से इसका चेहरा देखा था, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ आया था। बरेरा ने कहा था कि आलम पूरी बात जाने बगैर यकीन नहीं करेगा, तुम्हें इसके पास सबूत लेकर जाना पड़ेगा कि वो बच्चा तुम्हारा है। और पता नहीं आज सुबह क्या हुआ कि दानी खुद ही प्रेगनेंसी रिपोर्ट और डीएनए इसके पास लेकर आई थी। इसने अपना बैग में हाथ डालकर रिपोर्ट्स इसके हवाले कर दी, जिनको आलम बहुत गौर से पढ़ने लगा था। बरेरा ने कहा था कि वो किसी भी बाहर की लड़की का यकीन नहीं करेगा। आलम एक अलग माहौल का इंसान है, वो हर चीज पर सबूत मांगता है। प्यार मोहब्बत इसके लिए बचपना है। यूनिवर्सिटी में एक लड़की का अफेयर इसके लिए काबिल कबूल नहीं है। वो कभी इस लड़की को कबूल नहीं कर सकता कि आज़ाद माहौल में रहती लड़की का अफेयर किसी एक लड़के के साथ होगा। वो पुरानी सोच का मालिक है, और बरेरा की बात सच थी। फिलहाल इसे आलम की जरूरत थी, वरना दानी की रिपोर्ट इस तरह से इसके हवाले हरगिज नहीं करता, क्योंकि इसे अपनी दानी पर पूरा यकीन था कि वो इसे कभी भी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ। वो रिपोर्ट्स अपने ब्रीफ केस में डालता उठकर जाने लगा था। दानी निकाह चाहती है, अगर शादी ना हुई तो मैंने कहा ना, मैं संभालूंगा। फिलहाल तुम इन सब की टेंशन छोड़ो और अपने एग्जाम पर गौर करो, जो अगले हफ्ते शुरू होने वाले हैं। ये सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम्हारे पेपर खराब नहीं होने चाहिए। शाह हवेली वालों की टेंशन मत लो, तुम हमारे घर के बेटे हो। अगर वो लड़की तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है तो वो बच्चा भी हमारे खानदान का बच्चा है, इसे इस तरह से रुले नहीं देंगे, तुम बेफिक्र रहो। वो इसका कदम थपथपाते हुए इसे रिलैक्स करने लगा। रोहान की ये हरकत इसे बहुत ज्यादा बुरी लगी थी, लेकिन इस वक्त वो जिस टेंशन से गुजर रहा था, वो इस पर गुस्सा होकर या इस बातें सुनाकर से मजीद परेशान नहीं कर सकता था। गलती इंसान से होती है, और वो इस गलती को कबूल करना ही बहादुरी है। रोहान अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा था, ये अच्छी बात थी, लेकिन आलम को देखना था कि वो लड़की से फंसा तो नहीं रही, क्योंकि उमर ने जो नक्शा खींचा था वो रोहान के लिए नाकाबिले कबूल था। वो शाह हवेली वालों से पहले ही बेहद बदगुमान था, और ऐसे में से खुद से बदगुमान करना बहुत गलत था। इसीलिए वो इसे समझाकर सीधा अपने एक बेहद करीबी दोस्त के पास ले आया था, इन रिपोर्ट्स को चेक करवा सके। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो सच में रोहान का बच्चा है? फिर आपको यकीन नहीं आ रहा था? डॉक्टर ने यही कहा है कि डीएनए रिपोर्ट्स बिल्कुल सेम टू सेम है, और ये रिपोर्ट इसी हॉस्पिटल की है जहां पर मैं चेकअप करवाने गया था। वो बच्चा रोहान का ही है, ये इस रिपोर्ट से साबित हो गया है। आलम ने यकीन से कहा था। नाजायज तो आपकी मिठियां बुझी तो आलम ने हाँ में सर हिलाया। मतलब कि अब हमारे खानदान की बहू एक ऐसी लड़की बनेगी जो किसी गैर महरम से रिश्ते में इस कदर आगे बढ़ गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आलम, शर्म कहाँ गुम हो गई है? शर्म हया कुछ भी नहीं बचा है। कहाँ? वो बेहद गुस्से में बोल रहा था। आलम ने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि वो इसके जज्बात को समझता था। इसके लिए ही नहीं, वो गैरतमंद इंसान के जज्बात को समझ सकता था। क्या कोई भी गैरतमंद इंसान ये चाहेगा कि इसकी बहन बेटी इस तरह का कदम उठाए? तो आपकी परेशानी से उठने पर
वो गौर से इसे देखने लगा। क्या हुआ, तुम कहीं जा रहे हो? अभी तो आए हो। नहीं, मुझे कुछ काम है, हम घर पे बात करेंगे। तो बस इतना कहकर वहां से निकल गया था। यकीनन इसके दिमाग में फिलहाल स्नेहा चल रही थी। इनके कॉलेज का रिजल्ट आउट हो चुका था और स्नेहा ने जिला से पोजीशन ली थी। मतलब साफ था कि वो जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाली थी। और यूनिवर्सिटी के माहौल को लेकर आलम खुद भी बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन तरबियत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। एक अच्छी तरबियत कभी बच्चे को गलत कदम नहीं उठाने देती। और इसे यकीन था कि स्नेहा की तरबियत में शाह हवेली वालों ने कोई छोड़ नहीं रखा होगा। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। सुबह बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। आज वलीमा हुआ था इसी शान और शौकत के साथ, जिस शान और शौकत के साथ वो कल यहाँ पर आई थी। इसकी ताई अम्मी को बहुत इज्जत और एहतराम से बुलाया गया था। जरियार ने सबके सामने कहा था कि वो इसकी सास है और हवेली वालों सब ने ही इन्हें बहुत अहमियत दी थी। अपनी बेटी को लाखों के जेवरात पहने देकर इसकी ताई अम्मी तो शर्मसार हो गई थी। और फिर जरियार का इसके साथ बैठना, बार बार इसकी तबीयत का पूछना, सबके बीच इसका इतना ख्याल रखना। और परेरा बेगम ने तो इसे हाथ का छल्ला बनाया हुआ था। सुबह उन्होंने खुद आकर से मेडिसिन दी और ब्यूटिशियन के साथ खुद मिलकर से तैयार भी करवाया था। ये सब कुछ देखकर वो बेहद खुश थी। यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं था जिसे सोचकर वो डिस्टर्ब होती। बरेरा बेगम इसके साथ बिल्कुल सकी बहनों जैसा सलूक कर रही थी। इनके किसी अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो इसकी सौतन है। और हादी तो बार बार इसका गाल चूम रहा था क्योंकि इसकी दोस्त इसे हमेशा के लिए मिल चुकी थी, जिसे पाकर वो बेहद खुश था। जिंदगी आसान तो फिर भी नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन परेशानियों में थोड़ी कमी आ चुकी थी। जिस तरह का माहौल इसने सोच रखा था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसे सोचकर वो बेहद मुतमिन हो चुकी थी। लाली और स्नेहा हर वक्त इसके साथ साथ रही और जिसका अंदाज सबसे अलग था, वो सबसे मुनफरिद था। वो थी ज़ियाद की माँ। वो तो हर इंसान को बुला बुला कर बता रही थी कि ये इनकी बहू है। इतनी इज्जत, इतना एहतराम इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हवेली वाले इस कदर खुले दिल से इसे कबूल करेंगे। जरूरी नहीं कि महलों में रहने वालों के दिल छोटे हों, यहाँ तो सबके दिल बड़े थे। और सबसे बड़ा दिल था बरेरा बेगम का, जो इसे अपनी चीजों का हकदार बनाकर भी खुशी महसूस कर रही थी। बरेरा बेगम ने इसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया था क्योंकि काफी देर बैठने के वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। इस वक्त भी वो बेड पर लेटी नहीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि याद आया दिन में ज़रियार ने इसका हाथ थामकर से अपने कुछ करीबी दोस्त और इसकी बीवियों से मिलवाया था, जिनमें वो डॉक्टर जाहिद भी शामिल था, जिसके पास वो गई थी इलाज के लिए। इस दिन की तरह वो आज भी बहुत बेतकल्लफ होकर से बात करता रहा था। बरेरा बेगम ने इससे रात के बारे में पूछा था। इसने भी कुछ नहीं छुपाया, बता दिया कि ज़रियार इसे वक्त दे रहा है। इस बात के बाद इसने बरेरा बेगम के चेहरे पर खुशी खोजने की बहुत कोशिश की, जो इसे कहीं नजर नहीं आई थी। वो तो परेशान हो रही थी। और फिर बरेरा बेगम का यह कहना कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़रियार कबूल कर लेंगे। इतना अचानक मैंने जबरदस्ती इनकी शादी पर जोर दिया, शायद इसीलिए वो इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेंगे। वो तुम्हें भी वही रुतबा देंगे, वही मकाम देंगे जो मुझे देते हैं। आज तो इनकी बीवी बनकर आई हो, कल तो इनकी बीवी बन जाओगी, बस तुम इन्हें वक्त दो। बरेरा की बातों से इसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। इसे तो ये लगा था कि ज़रियार इसकी हाँ का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाई थी कि इसकी पहली मोहब्बत बरेरा है और बरेरा को बुलाकर यूं अचानक आगे बढ़ना इसके बस में नहीं था। इसलिए फिलहाल वो इसे कबूल नहीं कर पा रहा था। कल तो नहीं, लेकिन आज वो यही चाहती थी कि ज़रिया इसे कबूल ना करे, वो बरेरा का हक किसी और को दे ना दे। इसका क्या था, इसे इज्जत मिल गई थी। वो सारी जिंदगी इस घर की नौकर बनकर रहने को तैयार थी। हाँ, निकाह के बाद इसके दिल में ख्वाहिशात ने घर बनाया था, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात के लिए किसी दूसरे के दिल में जबरदस्ती जगह नहीं बना सकती। जिसने सोच लिया था कि वो ज़रियार को कभी खुद से जुड़े रिश्ते को कबूल करने पर मजबूर नहीं करेगी, बल्कि इसे पूरा हक देगी कि वो बरेरा के साथ अपना रिश्ता कायम रखे। अगर वो अपनी बीवी होने के हक नहीं देना चाहता तो वो भी से कोई हक नहीं मांगेगी। वो इज्जत से जी रही थी, इसके लिए इतना ही काफी था। वो बड़े बड़े खौफ नहीं रखती थी और ना ही किसी शहजादे की शहजादी बनना चाहती थी। इसे बस इज्जत की एक जिंदगी चाहिए थी, जो ज़रियार ने इसे मुहैया कर दी थी। और अब इसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी और ये बात वो साफ अल्फाज में ज़रियार को कह देना चाहती थी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद ज़रियार इसके कमरे में वापस नहीं आया था। बस कमरे के बाहर इसने बरेरा को मुखातब करके कहा था कि इसे मेडिसिन जरूर दे देना। बरेरा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, उसे लेकर अंदर चली गई थी और फिर मेडिसिन देकर वो अपने कमरे में चली गई। वो ज़रियार के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन जहन के किसी न किसी कोने में ज़रियार और बरेरा का धुंधला सा अक्स था। शायद कहीं अंदर ये तकलीफ भी थी कि वो अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर अपनी पहली बीवी के पास चला गया है। लेकिन वो बड़ी बड़ी ख्वाहिश, बड़े बड़े खौफ में नहीं सजाना चाहती थी। इसे जितना मिला था वो इसी में खुश रहना चाहती थी। वो अपनी औकात में रहना चाहती थी। मैं इस यूनिवर्सिटी में स्नेहा को नहीं आने दूंगा, वो परेशानी से बोला था। तो राब तरबियत भी कोई चीज़ होती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। दरअसल खून और स्नेहा की रगों में हमारा खून बहता है, वो हमारे खानदान का हिस्सा है। रोहान भी तो हमारे खानदान का हिस्सा है। इसने क्या किया तुम्हारे सामने है, इसने गुस्से से कहा था। हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो बहक गया। आलम जैसे सफाई दे रहा था, वो खुद भी शर्मिंदा सा था। रोहान बहक गया तो क्या स्नेहा आसमान से उतरी हुई है? मैं अपनी मनकूहा पर किसी क़यामत की नजर भी पड़ने नहीं दूंगा। इसके दिल और दिमाग पर सिर्फ मेरा हक है। वो यहाँ नहीं आ सकती, मैं नहीं आने दूंगा। इस यूनिवर्सिटी में इसे यहाँ का माहौल तो नन्हा सा मासूम बच्चे को भी बिगाड़ दे। अभी इसकी रुखसती कर दे या फिर वो इस हवेली में रहेगी। तो आप बात को अपनी तरफ खींचने की कोशिश मत करो। आलम ने परेशानी से समझाना चाहा। इसने सोचा था कि वो इन मसले में किसी
इनके मसले में इसकी मदद करेगा। लेकिन इसे स्नेहा की फिक्र लग चुकी थी। यकीनन वो अपनी स्नेहा के दिमाग में किसी किस्म की गंदगी नहीं डाल सकता था। मैं बात को खींच नहीं रहा, सिर्फ अपने दिल की बात कह रहा हूँ आलम। मुझे ये सब कुछ मंजूर नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। स्नेहा को खुद से दूर जाता सोच थोड़ा परेशान हो चुका था। वो इसकी रग रग में उतरना चाहता था, लेकिन इस तरह तो तुराब हैदर इसकी जिंदगी में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मुझे स्नेहा को लेकर कोई शक है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूँ इसका दिल और दिमाग बिल्कुल साफ है। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ आना चाहती है, लेकिन वो लड़की है आलम। ये लोग इसे अपने रंग में रंगने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मैं अपनी स्नेहा को इस माहौल की नजर नहीं होने दूंगा। मैं इसे बचाऊंगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। हाँ बिल्कुल रखो, ख्याल रखो, बचाओ इसे इस सारी यूनिवर्सिटी के खराब माहौल से। यहाँ सिर्फ चंद लोग गंद फैला रहे हैं, सब नहीं। तुम बचाओ इसे। तुम स्नेहा को इस माहौल में जाने से तो दूर तुम स्नेहा को इस माहौल में जाने से तो रोको। इस तरह की तुम बचाओ इसे। तुम स्नेहा को इस माहौल में जाने से तो रोका। इस तरह इसकी जिंदगी क्यों तंग कर रहे हो? तुम बचा सकते हो इसे, महफूज रख सकते हो। तुम शोहर हो, इसे मुहाफिज हो, इसकी हिफाजत करो। इसकी इसे कैद क्यों कर रहे हो? तो आप इसे इसकी जिंदगी जीने दो। वो जो चाहती है, जैसा चाहती है होने दो, लेकिन तुम इसके साथ हो जाओ, इसके मुहाफिज बन जाओ। इसे हर बुरी नजर से बचाओ। इसे अपनी निगाहों में रखकर महफूज रखो। आलम इसकी बात काटते हुए बोलने लगा था। इसे यूनिवर्सिटी आने दो, करने दो इसे इसके ख्वाब पूरे। तुम इसके हमसफर बनो। तुराब इसकी राह की रुकावट नहीं, क्योंकि राह की रुकावट को कोई भी पसंद नहीं करता। साथ चलने वाले को, साथ निभाने वाले साथी को लोग पसंद करते हैं। वो इसका कांधा थपथपाते हुए इसे समझा रहा था। वो जानता था कि ये जज्बाती सा इंसान इसकी दिल की बात की गहराई को अच्छे से समझ चुका होगा। वो तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक सामने इसके वजूद के साथ टकराई। अभी वो लंबी सांस लेकर इसे अंधा बोलने ही वाली थी कि सबसे पहले नजर इसके लबों पर सजी काली मूंछों पर पड़ी थी। लब अपने आप ही सुकर गए, लेकिन सीधा होते ही नजर इसके हाथ पर पड़ी। लाली की तो आंखें ही फटकर बाहर आने को थी। ये तो पिछले हफ्ते कॉलेज से आते हुए वो नाले में फेंक कर आई थी। इसके हाथ कैसे लग गया? वो बेहद गुस्से और सख्त निगाहों से इसे घूर रहा था। लेकिन लाली को लगा कि इसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फिजिक्स में पास थी। आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? अपना रिजल्ट कार्ड इसके हाथ में देकर वो पूछने लगी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है? वो अपने हाथ में रखे रिजल्ट को देकर बोला था। हाँ तो एग्जाम को तो 2.5 महीने हो चुके हैं, अब तो आ ही जाना चाहिए। अच्छा हुआ ना। वो भागना चाहती थी, लेकिन सामने खड़ा ये शख्स इसे भागने देता कहाँ था। कभी सीढ़ियों पर टकराता तो कभी कमरे के दरवाजे पर। इसे सारी जिंदगी इसी बंदे से टकराना था। फजूल मत बोलो लाली, जो पूछा है इसका जवाब दो। अपने रिजल्ट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? घर में सबको बताया है, सिर्फ आपको पता नहीं है। वो बिना शर्माए हुए बोली थी। आपको पता है हमारी स्नेहा ने पूरे जिला में तीसरी पोजीशन ली है। इसकी खुशी मनाने के बजाय आप मुझे घूर रहे हैं। इसने इस स्नेहा की पोजीशन की जाने में तवज्जो करना चाहा, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल साबित हुआ था। ठीक है, गलती कर दी मैंने आपको ना बताकर। आप खुश? वो मुंह बनाकर बोली थी। मुझे बस ये बताओ लाली, की उर्दू में कौन फेल होता है? इसके फूले गालों को देखते हुए गुस्से से बोला था। लाला रुख सिकंदर शाह होती है, वह कर बोली थी, और अब वो डांट के लिए बिल्कुल तैयार थी। लाली, तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने उर्दू में फेल होकर मिसाइल कायम कर दी है? इस्लामियात में बस एक नंबर से पास हुई हो। तुम क्या करती रही हो पेपर्स में? कोई इतना नालायक कैसे हो सकता है? वो यकीन नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं हूँ, आप इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि फिजिक्स में मैं पास हो गई हूँ। बल्कि ना सिर्फ पास हुई हूँ, बल्कि असल नंबरों से सिर्फ 7 नंबर कम है। पूरी क्लास में किसी ने इतने नंबर नहीं लिए जितने मैं लेकर आई हूँ। वो फखर से बोल रही थी। फिजिक्स में पास होकर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। वो गुस्से से बोला था। लाली सहम कर बोली थी। आपने सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाई थी, इसने याद करवाया। हाँ तो तुमने बाकियों में पास नहीं होना था? वो शॉक्ड हुआ था। आपने कहा था कि अगर मैं फिजिक्स में फेल होगी तो आप मुझे डांटेंगे। मैंने फिजिक्स में पास हूँ, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। लाली मुंह फुलाकर बोली थी। लाली तुम्हें सब में पास होना था, ये भी अहम थी। अपनी बात खुद पर आने पर वो जरा नरम हुआ था। आपने कहा था फिजिक्स में फेल होने पर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, और मैं फिजिक्स में पास हूँ तो आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी बाबा ने कहा है कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही तो सपली है, वो भी उर्दू में पास कर लेगी। वो इसे नजरअंदाज करती नखरे दिखाती आगे जाने ही लगी थी कि अचानक इसके मुच्छों ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी जनब खींचा था। वो अचानक हमले पर सीधी आकर इसकी सीने का हिस्सा बनी थी। दिल उछल कर मुंह में आ गया था। धड़कनों ने अजीब सा शोर मचा डाला था, और इसका मुच्छों का हाल भी इससे अलग नहीं था। इसकी धड़कनों को अपनी धड़कनों के साथ महसूस करते अनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, जिसे वो बड़ी सफाई से दबा गया था। जबकि लाली के चेहरे पर तो लाली ने अलग ही रक्स कर डाला था। वो इसके खूबसूरत चेहरे की सुर्खियों को देखता अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। बहुत गलत कर रही हो तुम खुद के साथ, बल्कि बहुत गलत कर चुकी हो। आप कोई हल निकालना होगा। तैयारी पकड़ लो। इसके गाल थपथपाता आहिस्ता से इसे खुद से दूर करता वहीं सीढ़ियों से उतर गया था। जल्दी बोलो, वक्त नहीं है मेरे पास। इतनी देर से बजते हुए फोन को इसने 16वीं कॉल पर उठाया था। बकवास बंद करो। ये बताओ कि ये बच्चा किसका है जिसे तुम रोहान के सर पर थोप रही हो? मैंने डॉक्टर ज़ारा से बात की, वो बच्चा रोहान का नहीं है। वो तो मैंने रिपोर्ट चेंज करवा दी, वरना आलम को पता चल चुका होता, और फिर इसके बाद तुम्हारा और मेरा वो हाल होता जब तुम्हारा और फिर इसके बाद तुम्हारा और मेरा वो हाल करता जब तुम्हारा
तो पूरा खानदान याद रखता, लेकिन मेरे खानदान के लिए भी ये कहानी बन जाती। हाँ हाँ हाँ, बड़ी भाभी जी डर गई। सिर्फ इतने से झटके बाद तुम्हारा ये हाल हो गया। बरेरा, और यहाँ जो तुमने मुझे अपने इसका मक्खल देवर के साथ फंसा के रखा है, इसका क्या? मुझे पिछले हफ्ते पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ये बच्चा नहीं चाहती, इसका तो मैं काम खुद ही तमाम कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारे देवर से जान छुड़वाना चाहती हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ इससे। दिमाग खराब करके रखा है इसने मेरा। प्यार प्यार प्यार, तंग आ चुकी हूँ मैं इस प्यार से। अब मुझसे ड्रामे नहीं होते, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे शादी के लिए फोर्स करूंगी। तंग आकर वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि जिस खानदान से इसका तल्लक है वो मुझे अपनाएंगे ही तो नहीं। अपनाएंगे, ये तो नामुमकिन बात है। इसलिए रोहान खामोशी से अपने कदम पीछे हटा लेगा और मेरी इस पागल मजनू से जान छूट जाएगी। वो बेजारियत से बोली थी, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? मैंने कहा था ना, मैं जल्दी से रोहान का कोई ना कोई किस्सा घर में फैलाकर तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगी। बस मुझे किसी तरह स्नेहा को इस यूनिवर्सिटी में पहुंचाने दो। जब स्नेहा वहां जाएगी, मैं कोई ना कोई कहानी निकालूंगी और फिर ज़ेरियार खुद अपने हाथों से इन्हें घर से निकाल देंगे। ये दोनों अपने जायज बाप के पास जाएंगे और इस घर में रिश्तेदारों का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन तुमने तो सारा काम ही बिगाड़ दिया है। ये रोहान तुम्हारे इश्क में पागल होकर तुमसे शादी के लिए भी तंग कर रहा है, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस बेवकूफ़ को रोकने का। अगर ज़ेरियार की शादी का मसला ना होता तो अब तक स्नेहा को यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी होती, पर अब तक मैं सब घर वालों को ज़ेरियार के खिलाफ भी कर चुकी होती, और वो लड़की तो बस मेरे एक बार की मार है। इसके बाद ज़ार चाचू लंदन जाने वाले हैं, और लाली को मैं किसी भी तरह शेरज़ाद से शादी करवा के चाचू के पास भेज दूंगी। पाकिज़ा चाची तो अपने बच्चों के प्यार में पागल हो जाएंगी, और सफदर चाचू का हाल ही नहीं, इनसे कुछ अलग ही नहीं होगा। इस प्रिया को तो मैं रस्ते से हटा कर रहूंगी। इसके बाद ताया अब्बू का होना ना होना बराबर है। अब ज़ुरैया की नई बीवी को लेकर मैं इस रिश्ते अब ज़ुरैया की नई नवेली बीवी को मैं इस तरह से शीशे में उतारूंगी कि वो कभी ज़ुरैया की जानब देखेगी भी नहीं। फिर मैं और मेरे ज़ुरैया और हम दोनों की हसीन जिंदगी। और हादी के लिए इसकी दादी है ना, वैसे भी वो बुढ़िया मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन ज़ुरैया इसे बहुत ज़्यादा चाहता है। इसलिए जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक तुम ये ड्रामा करती रहो, और इसकी भी पूरी कीमत मैं तुम्हें देती रहूंगी। नो नेवर, मैं मजीद ये सब कुछ नहीं कर सकती। वो रोहान पागल है, मैं इसे छोड़ने वाली हूँ तो मुझे समझो। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं, जो कम अज कम मजीद 1 महीने के लिए तो बहुत होंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं और भी भेज दूंगी। बरेरा इसकी बात काटते हुए बोली तो दानी को चुप लग गई थी। तुम बहुत शातिर खिलाड़ी हो बरेरा बेगम, अच्छे से जानती हो कि सामने वाले को किस तरह से जेर करना है। इसने मुस्कुराते हुए कहा तो बरेरा ने सुकून का सांस लिया था। हाँ, ये खेल खेलते हुए 7 साल हो चुके हैं, आज तक मुझे मेरे शोर के अलावा कोई नहीं समझ पाया। वो कहकर लगाते हुए बोली और फोन रख दिया, जबकि दूसरी तरफ दानी फोन बंद होते ही अपने फोन पर आने वाले SMS चेक करने लगी थी, जो 10 लाख का था। 1 महीना और सही रोहान डार्लिंग, तुम मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित हुए। वो हंसते हुए बेड पर देर हो गई थी। रहील, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जबकि तुम जानते हो कि वो रोहान हर वक्त मेरे आसपास रहता है। अगर इसे भनक भी पड़ गई कि मैं तुमसे मिली हूँ या तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की है, तो वो पागल इंसान हमें आसानी से माफ नहीं करेगा। तुम्हें अंदाजा भी है वो तुमसे कितनी नफरत करता है। दानी आते ही शुरू हो चुकी थी। रात की तकरीबन 11 बजे का वक्त था। ये एक बेहद सुनसान इलाका था, जहां पर वो अक्सर मिलने आते रहते थे। रहील इस बात को नजरअंदाज करता, इसकी कमर में हाथ डालता, इसे अपने बेहद करीब करते हुए चेहरे पर झुका था। तुम्हारी प्रेगनेंसी भाई खबर झूठी है ना डार्लिंग, मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे डरा दिया था। वो इसके गर्दन में मुंह छुपाता हुआ नाराज लहजे में बोला था। मैं देखना चाहती थी तुम इस खबर पर किस तरह से रिएक्ट करते हो। नानी इसे खुद से दूर करते हुए बोली थी। ओ मेरी जान, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि अभी हमारा कैरियर तक सेट नहीं हुआ, आगे पीछे का कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं जिंदगी में आगे क्या होना है, और ऐसे में इस खबर ने मुझे चाह सा पागल कर दिया था। मैं टेंशन में आ गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो बेबी, तुम जानती हो ना आई लव यू। वो पागलों की तरह इसका चेहरा अपने हाथों में लिए बेबाक अंदाज में से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो दानी जल्द ही इसकी बातों में बहल गई थी। रहील, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत करना। तुम जानते हो ना ये सब कुछ मैंने तुम्हारे और अपने लिए कर रही हूँ। मेरे बाबा मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगे। जब इन्हें पता चलेगा कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर थोड़े बहुत पैसे कमाते हो, बाबा मेरी और तुम्हारी शादी का नाम तक नहीं लेने देंगे। वो बेहद परेशान थी, जबकि रहीली से अपने सीने से लगाता हवसप्रस्त नजरों से इसके वजूद को देख रहा था। बेबी, ये कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त ये सब सुनने का मूड नहीं है। इस वक्त मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। वो अपना मतलब पूरा करना चाहता था। इसे दानी के जज्बात से कोई लेना देना नहीं था। दानी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तुमसे नहीं मांगता, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं अपने एक दोस्त से कुछ कर्जा लिया हुआ है। वो इसे अपने सामने करता आजिज़ी से बोला था। हाँ मुझे याद है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं। आज सुबह ही बरेरा ने मुझे पैसे सेंड कर दिए हैं। वो बेफिक्री से बोली थी। यार मुझे समझ नहीं आता, ये औरत तुम्हें इतने पैसे क्यों दे रही है? मतलब सिर्फ रोहान को काबू में रखने के लिए वो इतने पैसे दे रही है। पिछले हफ्ते ही इसने 10 लाख रुपए बरेरा ने सेंड किए थे, जो रहील के किसी न किसी तरीके से इसे निकलवा चुका था, और अब बरेरा इसे मजीद पैसे दे चुकी थी। बहुत बड़ा राज है मेरे पास, जो अगर खुला तो वो बुरी तरह से फंस जाएगी। अपनी कीमत झुकाती है वो अगर इसे पता चल गया कि मुझसे यानी कि असगर मिराज की अहमद की बेटी से बरेरा शाह का कोई तल्लक है, तो वो ज़ुरैया से तलाक देने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। और वो बेवकूफ़ लड़की से आदमी के पीछे पूरी तरह से पागल है। इस शख्स के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बेफिक्री से बोली थी। कुछ नहीं, कुछ भी। इसने अल्फाज को लंबा खींचा तो इसने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया। तो डार्लिंग, ये छोटी छोटी रकम मांगने से बेहतर है कि एक बार हाथ मार लो। वो अमीर शादी मजबूर है,
तुम जितने कहोगी वो तुम्हें इतने पैसे दे देगी। मेरे ख्याल में तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि बेवकूफ़ों की तरह हाथ पे हाथ रखे बैठना चाहिए। वो तुम्हें बहुत पैसे दे सकती है, वो चेकपोट से कम नहीं है। रहील इसके जहन में अपनी चालबाजी डाल रहा था। क्या मतलब, तुम क्या चाहते हो, मैं कितने पैसे मांगू? वो जल्द ही इसकी बातों में आ गई थी। फिलहाल के लिए 2 करोड़ और मछली चाल में फंसी है, जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करेगी। अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के लिए कोई अहमियत नहीं रखते, 2 करोड़ देने में भी इसे कोई मसला नहीं होगा। ऐसी चीजों से किसी तरह से फायदा उठाना चाहिए। तुम तो जानती ही नहीं। मेरी जान, जरा फोन करो इस मोहतरमा को, आज रात और 2 करोड़ की डिमांड करो। और आखिर हमें भी तो हमारा फ्यूचर सेट करना है, हमने शादी करनी है, अपना घर बनाना है। वो कुछ सोचते हुए बोला था। दानी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। दानी बेहद बोल्ड, मॉडर्न और अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की थी, लेकिन रहील इसे अपने इशारों पर नचाता था। मोहब्बत का ऐसा जाल इसे दानी के सामने फैलाया हुआ था कि रहील के अलावा और इसे कुछ नजर ही नहीं आता था। यहाँ तक कि रहील के कहने पर हर वो रोहान के साथ हद तक करीब जा चुकी थी कि जिसके बाद वो खुद भी बहुत पछताई थी। इसके लिए रहील से नसें मिलाना तक मुश्किल हो गया था। लेकिन रहील ने कहा था कि इट्स ओके बेबी, ये नॉर्मल है, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कल भी मेरी मोहब्बत थी और आज भी मेरी मोहब्बत हो। और इसी सब की बातों के पर रहनी एक बार फिर से इसके हाथों बेवकूफ़ बन गई थी। जरियार और पाजिब की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और इस तमाम अरसे में जरियार ने यही महसूस किया था कि पाजिब इससे भागने की कोशिश करती है। वो जितना इसके करीब जाने की कोशिश करता है, जितना इसको समझना चाहता है, वो इतना ही इसे दूर भागती है, इससे दूर होती है। इसकी इस हरकत पर इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो खामोश था। लेकिन वो कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करता? बहुत हो चुका था। अब तो 1 हफ्ता हो चुका था। अब वो सीधा इससे बात करना चाहता था। इसने नोट किया था कि वो जहां भी जाता था, पास से वहां से गायब हो जाती थी या फिर मंजर से हट जाती थी। इसलिए आज वो इसके कमरे में जा रहा था ताकि वो साफ अल्फाज में से बता सके कि ये हरकतें इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इसकी बीवी है और वो इस पर हक रखता है। वैसे अपनी और इससे इसकी मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर फिलहाल वो इसे अपना कोई हक नहीं मांगता तो इसकी तबीयत की वजह से, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो अपनी मनमानियों पर उतर आए। वो भी फ्रेश होकर बाहर निकली कि सामने सोफे पर टांग रखे वो शान बेनियाजी से बैठा था। इसे देखकर उठकर इसके पास आया। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? वो इसे देखते हुए पूछने लगा। जी जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे अपने कमरे में देखकर वो बौखला कर बोली थी। और जख्म कैसा है? अब दर्द तो नहीं हो रहा? इसकी बौखलाहट को नजरअंदाज करते हुए वो फिर से पूछने लगा और साथ ही चलते हुए चंद कदम इसके और करीब आकर रुका था। दर्द नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो जल्दी से बोली थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लहजे और कमकमाते वजूद को देखकर इसने अपनी हंसी दिबाई थी। वो इस पर अपना गुस्सा जाहिर करने आया था, लेकिन इसकी मासूमियत से भरपूर सूरत पर गुस्सा भी नरमी में बदल जाता था। पाजिब ने नजर उठाकर बस एक झलक इसकी तरफ देखा था। इसकी घनी मूंछों के नीचे अनाबी लब शायद मुस्कुराए थे। किनारों पर अब भी थोड़ा सा तबस्सुम बाकी था। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम जितनी जल्दी ठीक होगी, हमारे लिए इतना ही अच्छा होगा। वो ज़ोमेनी अंदाज में बोला था। जी? पाजिब ने ना समझने वाले अंदाज में कहा। अपना जख्म दिखाओ मुझे। वो इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला। इसका लरजता वजूद मजीद लरजने लगा। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। यह शख्स हर बार इसकी जान मुश्किल में डाल देता था। जी? इसने दोबारा सुनना चाहा। शायद इसे वहम हुआ था कि इसने कुछ गलत सुन लिया है। काश ये गलत ही हो। जख्म दिखाओ अपना मुझे। वो इसका कंधा अपने बेहद करीब करते हुए बोला था। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसने ज़रा पीछे हटना चाहा। वही तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ठीक हो। मेरी नींदें खराब करके वो ज़ोमेनी अंदाज में मुस्कुराता इसका कंधा अपने सामने कर गया था और इसका दुपट्टा बेड पर रखकर इसके बाल कंधे और बाजू से पीछे करने लगा। पाजेब का लरजता कामता वजूद इसकी नजरों से छुपा हुआ नहीं था। इसने आहिस्ता से पाजेब की फ्राक की डोरियां खोली और इसके साथ ही पाजेब की दिल की धड़कन किसी ढोल की तरह बजने लगी थी। इसे अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल होने लगा था, जबकि वो शख्स इसकी हालत से बाखबर होने के बावजूद भी अनजान बना इसके जख्म का मायना कर रहा था, जो अब पहले से काफी बेहतर हो चुका था। ज़ेरिया ने बहुत नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों से इसकी जुल्द को छुआ था। पाजिब का दिल चाहा कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए या भी कोई आ जाए, लेकिन वो मुश्किल की घड़ी थी। शायद ये इम्तहान का वक्त था और ये बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन इसकी जान लबों में तब आई जब इसने अपने कंधे पर ज़रियार के लबों का दहकता लम्स महसूस किया। वो बहुत नरमी से इसके कंधे को चूमता इसे बेहाल कर रहा था। इसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। इसने फासला कायम करने की छोटी सी कोशिश की, लेकिन ज़रिया ने इसके गिर्द हसार बांधते हुए बड़ी आसानी से इसकी ये कोशिश को नाकाम बना दिया था और इसकी धड़कनों को मजीद मुश्किल में डाल दिया। वो बआसानी इसकी दिल की आवाज़ सुन सकता था। वो सांसें रोके खड़ी थी, जबकि वो दोनों हाथ मुठ्ठियां बेची वो आंखें बंद कर चुकी थी। इसकी घबराहट पर ज़रिया ने अपना बेकाबू होते जज्बात को काबू किया था और बेहद नरमी से इसके गाल को अपने लबों से छूते इसकी शेरक सहलाई। तुम तो इतने में ही डरकर थर थर कांपने लगी हो। इस तरह से तो तुम मुझे जल्दी ही पागल करके कोई लिमिट क्रॉस करने पर मजबूर कर दोगी। इसे यूं शर्माते घबराते देखकर ज़रिया को बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए तो वो इस तरह की बातों पर इसे मजीद सिपड़ने पर मजबूर कर रहा था। वो जानता था कि ऐसा करने से मसला इसी का होगा, इसी को इसके बगैर रहने में मुश्किल पेश आएगी। लेकिन अगर वो इतना इंतजार कर रहा था तो फिर इसका थोड़ा सा हक तो बनता था अपनी बीवी को तंग करने का। इसका शर्माया हुआ रूप, इसका हया से झुका सर, शर्म से बेकाबू होती धड़कनें और उसके गालों पर फैली सुर्खी से हर हाथ क्रॉस करने पर उकसा रही थी। लेकिन वो अपने नफ्स पर काबू रखना चाहता था।
वो इसकी वो वो इस मोम की मूरत को वो इस मोम की मूरत को बहुत नरमी और मोहब्बत से छूना चाहता था। वो इसे तोड़ना नहीं चाहता था। वो इसकी मेहनत नहीं, इश्क थी। इसकी इश्क में जुनून रक्सम करता था। वो शहजादियों सा हुस्न रखने वाली लड़की सिर्फ इसी की थी। इसी के दस्तर में आना था। इसका रुख अपनी जानब करते हुए वो इसके हसीन चेहरे के नक्श में खोने सा लगा था। बेख्तियार ही इसने अपने दहकते हुए लबों को इसकी पेशानी पर रखा। इससे पहले कि पासेब के लिए मुश्किल मजीद बढ़ती, ज़रियार मजीद अपने जज्बात इसके नाजुक वजूद पर जाहिर करता, खादी दरवाजा खोलता अपना टेडी अपने हाथ में पकड़े अपनी नन्ही सी आंखें मसलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। दोस्त, मेरी मामा कह रही हैं कि अब से मैं आपके रूम में आपके पास ही सोऊंगा। वो फौरन भागता हुआ इसकी टांगों से लिपटा बेहद मोहब्बत से बोला था। पासेब को इस नन्हे से वजूद पर बेहद प्यार आया था, जिसने इसे इस दियो की कैद से बचा लिया था। आज तो सच में इसके लिए किसी फरिश्ते से कम साबित ना हुआ था। इसे यकीन था अगर थोड़ी देर कोई और नहीं आता तो ज़रियार को बहकता है तो ज़रियार तो बहकता सो बहकता, लेकिन पासेब की धड़कन भी रुक जाती, क्योंकि इसकी कुर्बत से पहले ही इसका बुरा हाल हो चुका था। बाबा, क्या आप भी हमारे पास सोएंगे? वो जो पासेब की टांगों से लिपटा हुआ इसे प्यार ले रहा था, ज़रियार से बोला। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम अपनी दोस्त मामा से पूछ लो कि क्या वो मुझे अपने पास रखना चाहेंगी। वो बेहद शरारत से बोला, लेकिन चेहरे पर किसी किस्म के कोई तासरात नहीं थे, जैसे वो कोई बहुत सीरियस बात कर रहा हो। पासेब ने बस एक नजर इसका चेहरा देखा। गनी मूंछों तले लबों पर हल्का सा तबस्सुम था, जिसे वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। दोस्त, क्या आप भी मेरी मामा को दोस्त क्या आप भी मेरी मामा हो? अपने बाप के मुंह से इसके लिए दोस्त मामा अल्फाज सुनकर से हैरानगी के साथ साथ खुशी भी हुई थी। हाँ बिल्कुल हादी, क्या आपको ये जानकर खुशी नहीं हुई कि आपकी दोस्त आपकी मामा भी हैं? वो हादी को अपने बाजू में उठाई से पूछने लगा, जबकि ये सारी सिचुएशन पासेब के लिए काफी मुश्किल थी। हाँ, लेकिन वो बेचैनी से हादी के जवाब का इंतजार कर रही थी। वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपसे मेरी दो मामा हैं, एक मेरे लिए नूडल्स बनाएंगे और दूसरा मुझे कहानी सुनाएंगे। इसके जवाब पर जहां ज़रियार का कहका बुलंद हुआ था, वहीं पासेब मुस्कुराकर नजरें झुका गई थी। इस खानदान में शायद ही कोई ऐसा था जिसने इसे कबूल नहीं किया था। वो इन अनायतों और मोहब्बतों के काबिल नहीं थी जितना अल्लाह ने इसे नवाज दिया था। चलो ठीक है हादी मेरी जनाब, अपनी छोटी मामा से कहानी सुनो, जब तक मैं आपके बाबा स्टडी रूम में थोड़ा सा काम करने के लिए जाते हैं। अब अपनी छोटी मामा का ख्याल रखना और आपकी छोटी मामा आपका ख्याल रखेंगे। इसने मोहब्बत से हादी को बेड पर लेटाया और अपनी बुद्ध बनी बीवी के पास आया था। मेरा हादी कहता है कि तुम बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हो। अच्छी बात है, तुम इसे कोई नई कहानी सुनाओ। और यहाँ के लिए थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी और तुम्हारी कहानी है, जो हम कुछ दिनों के बाद यहीं से शुरू करेंगे। तो अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लो, क्योंकि तुम्हारी ये बीमारी मैं मजीद अफोर्ड नहीं कर पा रहा। और मुझसे भागना छोड़ दो, मुझे सच में ये हरकत पसंद नहीं। मैं सुबह में किचन में आया तो तुम कैसे गायब हो गई? मैं बाहर लॉन में गया था, तुम वहां से अपने कमरे में चली गई। मैं गार्डन में गया था, तुम वहां से भी गायब हो गई। ये बहुत गलत बात है। मुझसे छुपन छुपाई हरगिज पसंद नहीं। पासे में बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी मुझसे दूर रहे। तो आइंदा ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। वो बेहद नरमी से कहता इसके हाथ से अपना हाथ छूकर चला गया था। पाजेब के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ने जगह बनाई थी। नसरों ने आईने देखने से इनकार कर दिया था। इसके गालों पर सुर्खी फैली हुई थी। वो इसे सोचना नहीं चाहती थी और ना ही वो ज़हरा को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहती थी और ना ही खुद इसकी तरफ मतवज्जो होना चाहती थी। लेकिन फिर भी निकाह के खूबसूरत बंधन में बनने के बाद वो न चाहते हुए भी इसके बारे में सोचने लगी थी। वो बरेरा के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं चाहती थी और वो जानती थी कि ज़रियार बरेरा से बेहद मोहब्बत करता है और इसे कभी धोखा नहीं दे सकता। तो हो सकता है कि बरेरा ने इसे यहाँ पर भेजा हो। शायद बरेरा बेगम नहीं चाहती कि इसके साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी हो। जब ये शख्स इसके करीब आता था, इसके अपने दिल में हलचल सी मच जाती थी, लेकिन फिर भी इसे अपनी औकात याद रखनी थी। वो जानती थी कि इस शहजादे के निकाह में अगर वो कोई शहजादी नहीं बनी, इस शहजादी की शहजादी बरेरा है, वो इस पर कोई हक नहीं रखती। और अब इसने सोच लिया था कि वो खुद ही ज़रिया से दूर रहेगी। एक हफ्ते से वो हर मुमकिन कोशिश से खुद को इससे दूर रख रही थी। वो चाहती थी कि वो इसके सामने ही ना आए। ऐसा करने से शायद वो इसे याद भी ना करेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो वो खुद ही इसके कमरे में आ गया था। अब इसे बरेरा ने भेजा था या वो खुद अपनी मर्जी से आया था, लेकिन इसका आना पाजिब के चेहरे पर कहीं हसीन रंग बिखेर गया था। इसके चेहरे पर फैले खूबसूरत रंगों ने शायद सारी रात ही बसेरा करना था। वो आहिस्ता से हादी के पास आकर लेटी चौकले ही लम्बे से लिपट कर पता नहीं कौन सी कहानी सुनने की फरमाइश करने लगा था। इसने मुस्कुराकर इस प्यारे से गुड्डे को अब खुद से लपेटा और फिर कोई शहजादी की कहानी बनाने लगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कहाँ से लाकर दूं इतने ज्यादा पैसे? मैं तुम्हें पहले ही बहुत सारे पैसे दे चुकी हूँ और अब भी तुम्हारी मांग बढ़ती जा रही है। इतनी भी आगे मत जाओ कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। इसे दानी की नई फरमाइश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कभी 5, कभी 10, कभी 15, तो कभी 25 लाख तक वो दे चुकी थी। क्या अचानक दानी ने इसे 2 करोड़ की फरमाइश कर डाली थी?
डोनेशन के नाम पर वो सबसे ही कुछ ना कुछ निकलवाती थी। लेकिन अब तो दानी की फरमाइश हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एक तो दानी की वजह से वो पहले ही ज़रियार और पाज़ेब के रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसे बस पता था कि ज़रियारा शामिस के कमरे में गया, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं इसे कुछ भी नहीं पता था। बस वो अपना दिल जलाती रही कि अब दानी की नई डिमांड पर इसका सर घूम गया था। तुम मुझे पैसे दे रही हो बस, और तुम पैसे कहाँ से ले आओगी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। लेकिन अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे इरादे क्या है, और ये कि तुम्हारा बेटा हादी। चुप, एकदम चुप। एक लफ्ज मत बोलना। मैं करती हूँ तुम्हारे पैसों का कुछ इंतजाम, लेकिन तुम मुझे धमकी देकर ठीक नहीं कर रही। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम कुछ भी कर सकती हो डियर बरेरा, लेकिन मैं कुछ भी तुम कुछ नहीं कर सकती डियर बरेरा, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर अपनी इज्जत अपना घर बचाना चाहती हो तो खामोशी से मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारी हकीकत जल्द ही तुम्हारे देवर के सामने भी लेकर आऊंगी। इसके बाद तुम जानती हो कि क्या होने वाला है। वो हंसते हुए फोन बंद कर चुकी थी, जबकि बरेरा खामोशी से फोन बेड पर फेंक कर आईने के सामने आई और अपने हाथ पैरों पर बैठ कर लोशन लगाने लगी। मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊँ। तुम तो शायद मुझे बहुत हल्के में लेकर रखा है डियर दानी। मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो इस खानदान वाले मुझे 7 साल में नहीं समझ पाए, तो तुम मुझे क्या समझोगी। इस गलतफहमी को मैं आज ही दूर कर देती हूँ। 2 करोड़, हाँ, एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी तुम्हें अब। वो बेफिक्र अंदाज में नजाकत से अपना काम कर रही थी, जैसे कोई टेंशन कोई परेशानी ना हो। वो शतरंज की वो खिलाड़ी थी जिसे हर मोहरा अपने अंदाज और अपने मुताबिक चलाना आता था। दानी तो इसके सामने एक बच्ची थी जो इसे आज रात ही पता चल जाना था। ये तुम क्या कर रहे हो शेर? क्या तुम सीरियस हो? मेरा मतलब है लाली और तुम। बाबा काफी परेशान लग रहे थे। शेर जैसा मैच्योर इंसान और लाली जैसी अलबेली सी लड़की, इसे तो ये भी नहीं पता कि परेशानी किस चीज का नाम है। अपनी ही मौज में मस्त लड़की शेर जैसे लड़के के लिए क्या ठीक है? इसके दिमाग में यही सवाल आ रहा था। ये अलग बात थी कि इनकी अपनी ख्वाहिश थी कि लाली इनकी बहू बने, जिसका इजहार वो 4 साल पहले सबके सामने कर चुके थे। जिसके जवाब में शेर ने बस इतना ही कहा था कि बाबा क्या वो मेरे साथ सूट करेगी, और आज वो खुद लाली को इनसे मांग रहा था। खैर ये सारी बात 4 साल पहले चली थी, लेकिन इसका लाली से 7 साल बड़े होना भी एक सवाल था। और इसके बाद लाली की अलबेली तबीयत भी बड़ी परेशानी थी, लेकिन सबने यही कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। इसके खेलने कूदने वाली उम्र है, इसे इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने दे। लेकिन कौन जानता था कि इस सब चीजों के बाद शेर के दिल में कहीं ना कहीं वो परी चेहरा अपना एक अलग मकाम बना लेगा। इस घर में सिवाय ज़रियार के और कोई इसके दिल की हालत से वाकिफ नहीं था, और ना ही वो अपना आप किसी पर जाहिर होने देता था। जबकि ज़रियार साफ अल्फाज में कहता था कि लाली की शादी मैं तुमसे करूंगा, क्योंकि अपनी लाडली बहन के मामले में वो किसी के ऊपर भी यकीन नहीं कर सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात घर में सबके जहन में आई थी कि कोई भी नहीं चाहता था कि लाली घर छोड़कर कहीं भी जाए। एक वक्त था जब स्नेहा के लिए भी शेर का ही इंतखाब किया गया था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्नेहा किसी और की अमानत थी, किसी और की मलकियत थी। और शाह हवेली वाले लोग कभी भी अपनी मलकियत को छोड़ते नहीं है। वो लोग तो अपनी मंग नहीं छोड़ते। यहाँ तो फैसला मलकियत का था, निकाह का था। वो लोग जब भी स्नेहा के बारे में कुछ सोचते थे, इनकी नजरों के सामने 10 साल का वो जिद्दी सा बच्चा आ जाता, जिसकी जिद इसके खानदान में सबके लिए बहुत अहमियत रखती थी। और फिर लाली के लिए सबने ही शेर को ही सोचा था। एक दिन बातों ही बातों में बरेरा ने इस बात का जिक्र छेड़ दिया, तो शेर के चेहरे पर किसी किस्म की नाराजगी और गुस्सा न देखते हुए सबने ही अंदाजा लगा लिया था कि बाद में इसे इस रिश्ते से कभी भी एतराज नहीं होगा। और अब वो खुद 4 साल के बाद इनके सामने लाली की फरमाइश कर रहा था। मेरे ख्याल में लाली अभी बच्ची है, इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने परेशानी से कहा था, अगर नहीं सोचना चाहते तो मत सोचें, लेकिन इस बच्ची की शादी की ताई अम्मी को बहुत फिक्र सताने लगी है। वो तो आज सुबह ही कह रही थी कि लाली का घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जल्द ही इसकी शादी कर देंगे। लाली के लिए हमारे गांव से 2 बेहतरीन रिश्ते आए हैं, जिस पर ताई अब्बू को कोई इतराज नहीं, जबकि एक रिश्ता तो लंदन से आया है, इनके अजीजो जान दोस्त की तरफ से। बाबा ये ना हो कि आप इस बच्ची के बड़े होने का इंतजार करते रहें और वो दुल्हन बनकर किसी और के आंगन में बाहर ले आए। अगर ऐसा हुआ ना तो याद रखिएगा, जिंदगी पर शादी नहीं करूंगा। आप इस दिल की सल्तनत पर मलका बनकर सिर्फ लाली ही राज करेगी। अगर मुझे लाली नहीं मिली तो मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। वो मजबूत लहजे में कहता इनके करीब से उठा ही था कि बाबा ने इसका हाथ थाम लिया। शेर, तुम्हें इतनी मोहब्बत कब हुई इससे? बाबा हैरानगी से पूछ रहे थे। अगर मुझे पता होता तो आपको जरूर बताता, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता कि ये दिल का भी इस स्टूपिड बेवकूफ नालायक लड़की के नाम पर धड़कने लगा। वो इन्हें देखते हुए गहरे लहजे में बोला था। बाबा कितनी ही देर से देखते रहे, उसके अल्फाज पर गौर करते रहे, फिर बेख्तियार मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। शर्म तो नहीं आती होगी? बाप के सामने आशिकी झाड़ते हुए इसके बेबाक लहजे पर बाबा ने शर्म दिलाने की कोशिश की थी। अरे शर्म तो फिर आपको आनी चाहिए, बेटे से बार बार आशिकी के सवाल पूछते हुए। जवान बेटे के सामने ऐसी बातें ही क्यों कर रहे हैं? वो बेबाक लहजे में बोला। इसके अंदाज पर बाबा ने कहका लगाया था, हंसे मत, जाकर तैयाबू से रिश्ते की बात करें। ये ना हो कि अपने अजीजो जान दोस्त के लिए अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दे। वो बेहद परेशान लहजे में बोला तो बाबा हंस दिए थे। फिक्र मत करो मेरे शेर पुत्र, दोस्त कितना ही अजीज क्यों ना हो, भाई से ज्यादा नहीं। वो उठकर इसके कंधा थपथपाते हुए बोले तो शेर मुस्कुरा दिया था, जबकि इसके मुस्कुराने पर बाबा ने इसे अपने सीने से लगा लिया था। यही तो था इनका कुल सरमाया, इनकी इकलौती औलाद, जिसे वो बेपनाह चाहते थे। इनकी अजीजो जान बीवी इसकी पैदाइश पर ही इन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन शाहजर साहब ने कभी इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो अपने बेटे के लिए
माँ और बाप दोनों बन गए थे। यही वजह थी कि शेर को जब भी कोई मसला होता वो सबसे पहले इन्हीं के पास आता था, क्योंकि वो जानता था कि इसके हर मसले का हल इनके पास ज़रूर मिलेगा, और अगर हल नहीं मिलता तो वो इसका हल तलाश करने की कोशिश ज़रूर करेंगे अपने बेटे को हर मुसीबत से बचाने के लिए। अदा साहब, मैं बहुत ज़रूरी काम से आपके पास आया हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले तो सिकंदर शाह इन्हें देखने लगे थे। सफदर सफदर शाह भी वहीं पर मौजूद थे और सफिया बेगम भी। हाँ कहो, इस तरह से इजाजत क्यों मांग रहे हो? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सिकंदर शाह ने खुशी से कहा। इसने कभी इनसे कुछ भी नहीं मांगा था। अदा साहब, मैं अपने बेटे शेरजार शाह के लिए आपकी बेटी लला रुख का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, लेकिन मैं ज्यादा देर तक कोई भी बात अपने दिल में नहीं रख सकता। शेर ने मुझे ये बात करने के लिए आप लोगों के पास भेजा है। ये सरासर इसका जाती फैसला है। मुझे यकीन है कि आप मेरे बेटे को मायूस नहीं होने देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो जर? क्या तुम सीरियस हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। यकीन करो, आज तुमने मेरा सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। तुम मेरी पगली सी बेटी के लिए अपना इतने काबिल बेटे का रिश्ता मांग रहे हो। ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि वो मेरा दामाद बने। क्यों सफिया बेगम, क्या ख्याल है? क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के बेटे को देंगी? सिकंदर शाह ने मुस्कुराते हुए यकीन से पूछा। तो सफिया बेगम उठकर खड़ी हुई थी। मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ, वो सबका मीठा करवाती हूँ, सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, जबकि सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे थे। ये तो बहुत खुशी की बात है। सारे रिश्ते घर में ही तय हो गए। बस मुझे स्नेहा की परेशानी है। अल्लाह करम करे मेरी बेटी का हर मसला को इससे पहले भी हल कर लूँ। अल्लाह करीम मेरी बेटी के हर मसले को इससे पहले मैं हल कर लूँ। वो कहती है कि मेरे बाबा मेरे हीरो हैं, वो कभी कोई मुसीबत मुझ तक नहीं आने देंगे। लेकिन इस मुसीबत का क्या करूँ जो यहाँ लेकर आई है? तो राब हैदर को तो 3 बार देखा है मैंने। बहुत मगरूर किस्म का इंसान है। इसका बात करने का अंदाज मुझे सौतेले ससुर साहब का कहकर बुलाता है। बदतमीज इंसान, मैनर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। और इसके बात करने का अंदाज मुझे सौतेले ससुर साहब कहकर बुलाता है। बदतमीज इंसान, मैनर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी इस शख्स के साथ बर्बाद तो कभी नहीं होने दूंगा। सफदर शाह बहुत सोचकर बोल रहे थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सफदर। ये बात फिलहाल किसी को भी नहीं पता कि तुम किसी तरह इससे तलाक के कागजात साइन करवा लो। स्नेहा को इस निकाह के बारे में पता चलने से पहले ही इस रिश्ते को खत्म कर दो। हमारी बच्ची कभी इस घर में सुकून का सांस नहीं ले पाएगी, और मुझे यकीन है कि पाकीज़ा भी कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। और आज तो बरेरा स्नेहा का एडमिशन करवाने यूनिवर्सिटी गई हुई है। वो क्या नाम है, जरियार की बीवी का? हाँ पाजेब। इसका भी चेकअप करवाना था। वैसे अब पहले से बेहतर है, लेकिन बरेरा कह रही थी कि एक बार इसका चेकअप हो जाए। माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी बच्ची है। बस नसीब में रिसवाई लिखी थी। बरेरा ने बहुत अच्छा फैसला किया कि इसने वक्त रहते अपनी गलती को सुधार लिया, और ज़रियार भी शादी से काफ़ी मुतमीन है। बस वो दोनों बीवियों में इंसाफ कर सके। इंशाल्लाह भाई साहब आप परेशान ना हो। ज़रियार समझदार इंसान है। इसे पता होना चाहिए कि अगर इसने दूसरी शादी का फैसला किया है तो दोनों बीवी को बराबर के हकूक देना भी इसका फ़र्ज बनता है। बरेरा के साथ माशाल्लाह से इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, फिर भी इसने इस तरह का कोई फैसला किया तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा तो सिकंदर साहब ने हाँ में सर हिला दिया था। इनमें से किसी को भी ज़रियार की दूसरी बीवी होने पर कोई एतराज़ नहीं था। ज़रियार एक काबिल और खुद मुख्तार इंसान था। वो बीवियों का बोझ उठा सकता था, और ये सरासर इसका जाती मामला था जिस पर किसी को भी एतराज करने का कोई हक नहीं था। सिकंदर शाह के जहन में बस ये सोचते कि हो सकता है कि इस फैसले से बरेरा की जिंदगी पर कोई बुरा असर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बरेरा ने खुले दिल से ज़रियार की शादी को कबूल कर लिया था। सफिया बेगम मिठाई लेकर आई। खुशी इनके चेहरे से साफ झलक रही थी। सबने मुंह मीठा किया, जबकि पाकीज़ा बेगम यहाँ पर नहीं थी। वो तीनों बच्चों के साथ शहर गई हुई थी। पहले स्नेहा के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना था, और फिर पाजेब के साथ डॉक्टर के पास जाना था। जबकि लाली खुद फिंगर चिप्स और कोक के मजे लेकर आराम से सो चुकी थी। इसका आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, और वैसे भी सिपली वालों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता था, और उर्दू में ही सही लेकिन सिपली तो आई थी, इसीलिए वो बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। वरना इसे यकीन था कि अम्मी से जबरदस्ती स्नेहा के साथ भेज देती। और इसके बाद रोहान अदा से जो बातें से हॉस्टल के बोरिंग रूटीन के बारे में सुनी थी, इसका तो दिल ही खराब हो गया किसी हॉस्टल या यूनिवर्सिटी में जाने का। वो घर में बेहद खुश थी। जब दिल होता कॉलेज जाती, जब नहीं होता नहीं जाती। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये तो इसका दिमाग था जो इतनी आज़ादी को अपने हाथों से गला दबा देती। वो अपनी बेफिक्री जिंदगी गुजार रही थी, जबकि इसकी यही बेफिक्री सफिया बेगम को दिन ब दिन परेशान करती जा रही थी। स्नेहा और पाकीज़ा को यूनिवर्सिटी भेजने के बाद वो अस्पताल आ गई थी। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया। ये वो अस्पताल नहीं था जहां वो पहले आई थी। वैसे तो वो अब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ज़रियार के हुक्म पर से आज हॉस्पिटल आना पड़ा था। कल रात ही वो इसके कमरे में के बाहर रुककर कह चुका था कि सुबह चाची तुम्हें अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाएंगी ताकि तुम्हारा प्रॉपर चेकअप हो सके। इसने जवाब में कुछ नहीं कहा था, तो सुबह बरेरा तैयार खड़ी थी इसे अपने साथ लेकर जाने के लिए। सुबह बस अब ड्राइवर के साथ शहर आ गई थी। पाकीज़ा बेगम स्नेहा यूनिवर्सिटी जा चुकी थी, जबकि ड्राइवर इन्हें हॉस्पिटल लेकर आया था। डॉक्टर साइमन ने इसका चेकअप किया था और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। बरेरा ने इसे इस वक्त ज़रियार को फ़ोन करके इसकी कंडीशन के बारे में बता दिया था, जो ज़रियार का हुक्म था। ज़रियार को अपनी मुलाकातें देखकर वो बेखुद खुश थी, लेकिन अपनी खुशी को इसने बरेरा
बेगम के सामने महसूस नहीं होने दिया था। वो नहीं चाहती थी कि इस वजह से बरेरा बेगम को किसी किस्म की कोई तकलीफ हो। लेकिन यहाँ आते हुए बरेरा बेगम ने इससे कहा था कि जब ज़रियार इससे बात करता है तो वो मंजर से हटने की कोशिश करती है ताकि वो मंजर इसके सामने ही ना आए, जिससे इसका दिल दुखता है। तब इसको पता चला था कि वो औरत इस वक्त क्या सोचती होगी जब इसका शौहर मोहब्बत भरी नजरों से किसी और को देखता है। और यही सारी बातें इसे मायूस कर रही थी। वो ज़रियार की जिंदगी पर कोई हक नहीं जताना चाहती थी, लेकिन ज़रियार का हक जताना लहजा इसे बहुत शिद्दत से महसूस हुआ था। अपना चेकअप करवा के वो अभी हॉस्पिटल के रूम से बाहर ही निकली थी कि सामने एक प्यारी सी लड़की बेहद परेशानी से इधर उधर घूमकर सारे डेस्क के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। इस प्यारी सी लड़की को इस तरह से परेशान देखकर पाज़ेब ने एक नजर बरेरा की जानब देखा, जो इसी लड़की को देख रही थी। वो काफी बेचैन लग रही थी जब बरेरा इसके पास जाकर रुकी। क्या हुआ प्यारी, तुम कुछ ढूंढ रही हो, इस कदर परेशान क्यों हो, वो इससे पूछने लगी थी। इस परेशान लड़की ने एक नजर इनकी जानब देखा था। मैं यहाँ अपना बैग रखा था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। मेरे चाचू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेडिसिन की जरूरत है। मैं अपना मोबाइल फोन भी घर छोड़ कर आई हूँ। परेशानी की वजह से किसी को घर पर फोन करके बता भी नहीं सकती, और काउंटर पर पैसे जमा करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना डॉक्टर मेरे चाचू को चेक नहीं करेंगे। अंदर जाते हुए हम यहाँ बैठे थे और मैंने अपना बैग यहीं पर रखा था, लेकिन अब वो खो गया। वो लड़की बेहद परेशानी से इसे बता रही थी। पाज़ेब को तो इसकी हालत पर बहुत ज्यादा तरस आया कि इसके पास पैसे होते तो इस मासूम लड़की की मदद जरूर करती। तुम घबराओ मत, बताओ मुझे कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, बरेरा ने इसकी परेशानी दूर करते हुए कहा था। शायद ये भी एक जरिया था पाज़ेब की नजरों में अच्छा बनने का। मुझे 3,000 की जरूरत है, बाकी पैसे चाचू के पास से, अगर आप मुझे दे सकती हैं तो प्लीज दे दें, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। बल्कि ये पैसे मैं आज शाम को आपको लौटा दूंगी। घर जाते ही आप मुझे बस अपना अकाउंट नंबर बता दीजिएगा। उम्मीद की किरण नजर आते ही वो उसे कहने लगी थी, क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और तुम्हें ये पैसे लौटाने की जरूरत हरगिज नहीं है। वो पैसे इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली थी, ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे सिर्फ 3,000 चाहिए। इसने पैसे थमने से पहले कहा था, नहीं तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, तुम रख लो। बरेरा ने 5,000 का नोट इसकी मुट्ठी में दबाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज मुझे अपना नंबर दें, मैं रात को आपके पैसे वापस सेंड कर दूंगी। शायद वो लड़की एहसान लेना नहीं चाहती थी। मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है। बरेरा ने मुस्कुराकर इसका गाल थपथपाया पाया था। ऐसी कैसी जरूरत नहीं है, मैं आपके पैसे आपको जरूर वापस करूंगी ताकि वक्त आने पर किसी और की मदद कर सके। आप प्लीज मुझे अपना नंबर दे दें। वो जल्दी से पेन और कागज नस से लेते हुए इसके हवाले करने लगी, तो बरेरा को मजबूर होकर अपना नंबर इसके पेज पर लिखना पड़ा था। तुम भी मुझे अपना नाम बता दो ताकि पता तो चले कि मैं किस प्यारी सी लड़की की मदद करी है। वो अपने मोबाइल के सामने करते हुए बोली। वो लड़की फौरन समझ गई कि वो इसका नंबर मांग रही थी। इसने फौरन फोन थाम लिया और अपने मसीहा के बाद में फोन के और इसने फौरन फोन थाम लिया। अपने मसीहा को बाद में फोन करके बताने के लिए इसने इसकी रकम से वापस कर दी है। मेरा नाम दानेन है, लेकिन छोटे बड़े सब मुझे दानी कहकर बुलाते हैं। इसने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया और इसका फोन इसके हवाले कर दिया। हम भी तुम्हें दानी ही कहेंगे। बरेरा ने मुस्कुराते हुए इसके नंबर पर इसका नाम दानी लिखा और पाज़ेब को चलने का इशारा किया। पाज़ेब ने भी मुस्कुराते हुए इस लड़की को खुदाफिज कहा। आज इसके दिल में बरेरा के लिए इज्जत मजीद बढ़ गई थी। वो जरूरतमंदों की मदद भी करती थी। बरेरा बेगम का दिल बहुत बड़ा था और वो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो चुका था, जिसे लेकर वो बेहद खुश थी। लेकिन घर आते ही जो खबर इसे मिली थी, इसने तो सबके होश उड़ा दिए थे। इस महीने की तारीख को लाली का निकाह था, वो अभी शेर के साथ। ये खबर थोड़ी देर पहले ताई अम्मी के मुंह से सुनी थी। वो पाकीज़ा बेगम को मिठाइयाँ खिलाते हुए खुशखबरी सुना रही थी और अब इनके जाते ही वो पाकीज़ा बेगम के सर पर सवार थी। अम्मी, क्या सच में लाली की शादी हो रही है? क्या लाली को इस बारे में पता है शेरदा से शादी की जा रही है? वो शौक और खुशी की मिलीजुली कैफियत में कुछ भी सीधा नहीं बोल पा रही थी। नहीं, इन मैडम की अभी तक आंख नहीं खुली। अच्छी खासी किचन की तबाही निकाल कर मैडम सोई हुई हैं और अभी तक जागी नहीं। ये धमाका तो तब होगा जब इनकी आंख खुलेगी। पाकीज़ा बेगम ने ताई अम्मी की बताई सारी बातें से बताई थी। हाय अल्लाह, लाली की शादी शेरदा के साथ, कितनी खुशी की बात है। कुछ ही दिनों में निकाह है, मुझे कितनी सारी तैयारियां करनी है। या अल्लाह, मुझे अभी शॉपिंग के लिए निकलना होगा। ज़रियार अदा कहाँ है? वो भागती हुई कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे कमरे में जा रही थी, जबकि पाकिज़ा और सफिया बेगम तो इसकी दौड़े देखकर परेशान हो गई थी। इस घर में इस शादी से सबसे ज्यादा खुशी इसी को मिल रही थी, क्योंकि हर वक्त इसके प्यारे और हैंडसम से अदा को मुछर कहने वाली इनके हाथ चढ़ने जा रही थी। उठ जा लाली, कब तक सोएगी? यहाँ तेरी जिंदगी का फैसला हो रहा है और तू आंख नहीं खोल रही। स्नेहा इस पर सवार मसलसल से जगाने की कोशिश कर रही थी। क्या है कमीनी, मेरी नींद की दुश्मन, क्यों मेरे ख्वाबों को आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचने देती? वो बेहद गुस्से से बोली थी। इसे कच्ची नींद से जगाया जाए, इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नींद की दुश्मन तो मेरे शेरादार बनेंगे, मैं कहाँ मासूम किसी की नींद की दुश्मन बन सकती हूँ? वो बेहद मासूमियत से कह रही थी, जबकि लाली को इसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। क्योंकि इस मुझे ने मुझे तेरी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो नहीं दिलवा दिया। मैं पहले ही कह रही हूँ कि मुझे नहीं पढ़ना, बस तालीम खत्म, जान छोड़ गई है मेरी। अब खबरदार जो किसी ने मुझे बसाने की कोशिश की, मैं अनपढ़ गवार बनकर सारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन इस मुशर के पास पढ़ने के लिए कभी नहीं जाऊंगी। मुझे तो इनके बारे में बात ही नहीं करनी। ऐसे होते हैं भाई सके, कुछ जाकर मेरे ज़रियादा से कि वो मुंह बनाकर बोली तो स्नेहा ने अचानक इसके लबों पर हाथ जमा दिया था। खबरदार जो तुमने अब से अदा कहकर रिश्ता बदलने
खबरदार, जो तो अब से तुमने इन्हें अदा कहा, रिश्ता बदलने वाला है तुम लोगों का, वो भी कल सवेरे। और अब से अदा तुम्हें ये सबक नहीं पढ़ाएंगे, अब वो तुम्हें अपने प्यार का सबक पढ़ाएंगे, वो भी बेहद प्यार से, ताकि तुम इस सबक को अच्छे से सीख जाओ। वो अपना दुपट्टा हाथ में रोते न जाने से क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम ये दुपट्टा क्यों खराब कर रही हो? बोलो मत, कितनी मुश्किलों से मैंने सुबह इस्त्री करके दिया था। वो अपना सुबह वाला एहसान दोबारा याद करवाते हुए बोली थी। उफ अल्लाह जी, छोटे लोग छोटी सोच। यहाँ मैं जिंदगी भर के बारे में बात कर रही हूँ, इसे अपने इस्त्री करदा दुपट्टे की पड़ी है। स्नेहा ने मुंह बनाकर कहा था। हाँ तो तुम इतना उलझा क्यों रही हो, साफ साफ बताओ ना कि क्या बात है। इस तरह से तो मुझे कभी भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। वो भी उठकर बैठ गई। नींद तो वैसे भी स्नेहा ने तपाह कर ही दी थी। मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, बल्कि आइडिया दूंगी। तुम खुद गेस कर लो, ताकि मुझे बताने और तुम्हें सुनने में मजा आए। स्नेहा ने गेम खेलना चाही तो लाली ने फौरन हाँ में सर हिला दिया था। इसे इस तरह के खेल बेहद पसंद है, चलो शुरू करो। वो उल्टी पुल्टी बनाकर बैठी थी। गेम का सबसे पहला असूल है कि मेरे सारे गैसेज शेर अदा की जानब होंगे, और तुम्हें जवाब भी इन्हीं को जहन में रखकर देना होगा। इसने शर्त रखते हुए कहा तो इसने फौरन हाँ में सर हिला दिया, और इस खेल की शुरुआत हुई। अब से तुम्हें रोज वो काम करने हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। स्नेहा ने कहा। अरे नहीं यार, मुझसे नहीं बनाई जाती रोज मुझे के लिए चाय। और एक और बात, वो रोज मुझसे चाय नहीं बनवाते, बल्कि सुबह सुबह तो मेरे उठने से पहले ही चले जाते हैं। मैं अपने काम पर चले जाते हैं ना अपने काम पर। वो मुंह बनाकर बोलते। स्नेहा का अच्छा खासा मूड खराब हो गया था। यार हद है तुम्हारी सोच, क्या घर के कामों से बाहर नहीं निकल सकती? एक चाय बनानी आती है, इस पर भी हजार नखरे। चलो अब आगे बढ़ो। इसने अपनी दोनों उंगलियां सामने की, मतलब दूसरा गैस दे रही थी। वो काम जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं कर सकती। स्नेहा बहुत सोचते समझते शरारत से अपने लब दबाते हुए पूछा था, और इसे यकीन था कि यही काम वो जिंदगी में नहीं कर सकती। शेर से शादी करना इसके बस से बाहर था। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन बाबा कहते हैं वो आगे भी मेरा एडमिशन करवाएंगे। अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, बस पढ़ाई से मेरी जान छूट जाएगी। या अल्लाह सबको समझा दे, मैं नहीं पढ़ सकती। लाली ने हाथ ऊपर करते हुए दुआ मांगने लगी थी, जबकि स्नेहा का दिल चाहा कि कोई भारी चीज उठाकर इसके सर पर दे मारे। एक तो चाय से इसकी जान नहीं छूटती थी, और दूसरा पढ़ाई से। बस बहुत हुआ, आखिरी गैस। वो कौन सा काम है तुम जिंदगी में करना चाहती हो? तुम्हारी ख्वाहिश क्या है ये बताओ। स्नेहा ने हिम्मत हारते हुए कहा, क्योंकि इसका गैस निशाने पर लग गया था। लेकिन इसे पता था कि लाली की ख्वाहिश है कि वो दुल्हन बने। हो सकता है यही इसे पता चल जाए कि वो इसकी सोच शादी तक पहुंच जाए। मेरे तो बस एक ही ताजी ख्वाहिश है कि शेर अदा की शादी हो, और मैं इनसे बहुत सारे पैसे निकलवाऊं, और फिर इन पैसों के साथ तुर्की घूमने जाऊं। वहां से कोई अच्छा सा हैंडसम सा बंदा पकड़ूं, और बस बहुत हुआ। अपनी सोचों को ज्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी शेर अदा के साथ है, वो भी इस महीने की 18 तारीख को। और यही हकीकत में तुम्हारी ये साथ ये खेल खेल कर मैं तुम्हें और यही हकीकत मैं तुम्हें बताना चाहती थी। तुम्हारे साथ ये खेल खेल कर मैं तुम्हें कोई झटका, ताकि तुम्हें ये झटका कम लगे। तुम यही डिजर्व करती हो कि तुम्हें जिंदगी की हर खबर झटके के साथ दी जाए। तो मुबारक हो, बहुत जल्दी तुम शेर अदा की दुल्हन बनने वाली हो। तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख्वाब पता नहीं कौन कौन सी दुनिया के मुसाफिर हैं। जमीन पे आ जाओ मैडम, 18 तारीख को तुम्हारी शादी है, और कल सुबह तुम्हारी मंगनी है। इसे ख्वाबों की लिस्ट बनाते देखकर स्नेहा उठ खड़ी हुई थी, और लगे हाथ इसे सारी हकीकत भी बता दी, जबकि वो बेयकीनी से इसका चेहरा देख रही थी। शेर अदा, इसने खींचकर अल्फाज अदा किए। जी शेर अदा। स्नेहा भी इसी के अंदाज में जवाब दिया, लेकिन अगले ही लम्हे इसके हाथ पांव फूल चुके थे, क्योंकि लाली इस झटके से बेहोश हो चुकी थी। स्नेहा बेटा घबराओ नहीं, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? सिकंदर साहब ने परेशानी से पूछा। मुझे नहीं पता था अबू, मैंने तो बस इसकी मंगनी की खुशखबरी दे रही थी। लेकिन शेर अदा का नाम सुनते ही वो बेहोश हो गई। स्नेहा ने तफसील से बताया था जरिया के साथ साथ सिकंदर साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन शेर खामोश खड़ा इसके बेहोश वजूद को देख रहा था। इसके बेहोश वजूद को देख रहा था। इसकी बात पर बस इसके चेहरे को देखकर रह गया। क्या बात है बच्ची, बड़ा डरा कर रखी है? साहिद ने इसके कान में सरगोशी की थी। बकवास न कर, अपना काम करो और निकल यहाँ से। इसकी सरगोशी पर वो इसे घूरकर डांटने लगा, जबकि ज़ुरैर और सिकंदर शाह की मुस्कुराहट भी बरकरार थी। हाँ, लेकिन इसके बेहोश की खबर सुनकर बाकी सब घर वाले जहाँ भी थे वापस आ चुके थे। लाली में तो इस पूरे खानदान की जान बसी थी। कोई भी इस छोटी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अदा सब क्या हुआ मेरी बच्ची को? शाहजर साहब जो अभी भी कमरे में दाखिल हुए थे, परेशानी से लाली को देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ जर, बस शेर अक्सर इसे डांटता रहता है ना। शादी की बात सुनकर घबरा गई। सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए बात को टालना चाहा, तो शाहजर साहब ने भी मुस्कुराकर अपने बेटे की जानिब देखा था, जो इस माहौल में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। इसने तो सोचा भी नहीं था कि बात कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। तो आदा साहब, मैं तो ये कह रहा था कि मंगनी छोड़े, फिलहाल शादी भी रहने दें। बाद में सुकून से, जब तक लाली का जहन इसको कबूल नहीं कर लेता, तब तक हम इस बारे में कोई बात नहीं करते। शाहजर साहब ने शरारती नजरों से अपने बेटे की जानिब देखकर सिकंदर साहब को मुखातिब किया था। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। झटका तो वैसे भी इसके लग ही गया है, और पता भी चल चुका है, तो जहन आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेकर। ऐसी नाजुक लड़कियों के जहन को बार बार ज्यादा झटके नहीं लगने चाहिए। शेर ने फौरन इससे कहा था। तो सबका कहकर बुलंद हुआ। अब मैं क्या कहूँ शाहजर, मेरे ख्याल में
बच्चे हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। सिकंदर साहब का लहजा भी शरारत से भरपूर था। बस ठीक है चाचू, मुझे भी यही लगता है कि लाली के जहन के लिए एक ही झटका काफी है। शेरयार ने भरपूर तरीके से अपने दोस्त का साथ दिया था, जबकि शेर मुस्कुराकर जाहिद को दरवाजे तक छोड़ने जा चुका था। मुझे लगा था कि बच्ची को कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन इस झटके का नाम सैयद शेर जार शाह भी हो सकता है, सोचा नहीं था। तो मुझे सीधी तरह भी तो कह सकता है कि मुझे धक्के मारकर निकाल। शेर इज्जत मुझे रास नहीं आती। मुझे कोई इतराज नहीं है तुझे धक्के मारकर निकालने में, लेकिन यूं इस तरह से फजूल बकवास करने की क्या जरूरत है। रहीम अकबर साहब को धक्के देकर घर से बाहर निकालो। ये जनाब इज्जत से जाना नहीं चाहते। शेर ने बाहर खड़े मुलाजमों को आवाज दी, जो खुद भी इनके अंदाज पर मुस्कुरा दिए थे। शायद कोई पहली बार इनकी हवेली में नहीं आया था। इनका बचपन का दोस्त होने की वजह से वो अक्सर ही यहाँ पाया जाता था, जिसकी वजह से सब मुलाजिम भी इसे अच्छे से जानते थे। अरे यार, शेर शर्मा क्यों रहा है? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मुझे तो बता ही सकता है। वैसे तेरी शर्म हो हया बता रही है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लड़की बेगुनाह है, बस इस मामले में ये इंतहाई शरीफ इंसान मौलवी है। वो मवाली है। वो अपने ही धुन में बोल रहा था जब दो मुलाजमीन इनके करीब आ गए थे। इसे उठाकर बाहर फेंको। इसके हुक्म पर दोनों मुलाजमीन इसके हुक्म की तकमील करते हुए जाहिद को अपनी बाहों में उठाया था और बेहद एहतराम से इसे गाड़ी में बिठाए, जबकि जाहिद अब भी बाज नहीं आया था। जाते जाते भी जितना हो सके वो इसे इतना ही जिद कर चुका था। इसकी बातों पर हंसते हुए वो वापस लाली के कमरे में आया, जहां वो अभी तक बेहोश पड़ी थी। इसे खुद भी समझ नहीं आया था, जबकि अंदाजा यही था कि ये झटका इतना शदीद भी हो सकता है। ना जाने लाली ने अपने जहन में अपने मुच्छर के लिए कौन सा नक्शा खींच रखा था। खैर, वो तो अब निकाह के बाद ही पता चल सकता है, जिसका इसे शिद्दत से इंतजार था। बाबा, मैं शेर अदा से शादी नहीं करूंगी। वो दुपट्टा हाथों में मरोड़ती हुई बोली, तो किससे करोगी? दूसरी तरफ से सवाल आया था। किसी से भी कर लूंगी, आप जहाँ कहेंगे वहीं कर लूंगी, लेकिन शेर अदा नहीं। आप बेशक मेरी शादी किसी गरीब तरीन इंसान से कर दे, किसी रिक्शा ड्राइवर से करवा दे। इसने फौरन जवाब दिया था। सामने वाले ने चश्मा अपनी आंखों पर सेट करते हुए इसे देखा था। वो गांव का आबिद कैसा है? सवाल पूछा गया। कौन आबिद? मैं तो किसी आबिद को नहीं जानती। इसने थोड़ी के नीचे हाथ जमाया था। वो फजीला का भाई हमारी मुलाजमा है ना, इसका भाई आता है ना सुबह सुबह किचन में दूध रखने के लिए। तुम कल सुबह इसे गौर से देख लेना, फिर इसके साथ हम तुम्हारे रिश्ते की बात चलाएंगे। दूसरी तरफ से बेहद सफाकी दिखाई गई थी। मैंने तो कभी जिंदगी में आबिद को नहीं देखा, पता नहीं वो कैसे दिखते हैं। बस फजीला आपा ही बताती हैं कि इनका भाई लाखों में एक है, हीरा, जबकि वो बेचारी तो जानती ही नहीं थी कि हर इंसान एक होता है, लाखों में नहीं, करोड़ों अरबों में, बल्कि पूरी दुनिया में एक ही होता है। और इंसान कभी हीरा नहीं हो सकता। हीरा होता है और इंसान होता है। लेकिन आपा का वो हीरा है? हाँ, लाली अपनी ही सोचों में गुम आबद का नक्शा याद करने की कोशिश करते अपनी ही धुन में बोली थी। हाँ, वही हीरा हम तुम्हें देना चाहते हैं। अगर शेर नहीं तो आबिद से ही वो बिना सोचे समझे बोल रहे थे। लाली को तो अपने पापा की इस बेरहमी पर इन्हें देखकर रह गई थी। मतलब अपनी सबसे लाडली सबसे प्यारी बेटी के साथ वो ऐसा भी कर सकते थे। अब वो इसकी शादी एक दूध वाले के साथ करेंगे, वो भी वो दूध वाला जो सिर्फ सुबह दूध किचन में रखने के लिए आता था, वरना तो उसके पास अपनी कोई गाय भैंस भी नहीं थी। लाली के दर की जाने के ख्वाब ही अधूरे रह जाते जो इसे नॉवल में पढ़कर ताजा ताजा सजाए थे। कोई और ऑप्शन है? इसने हिम्मत करते हुए पूछा था। दूसरा ऑप्शन शेरजार है, जिससे तुम्हें इनकार है। सामने वाले ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया, जो कि रोबोदार पर्सनैलिटी बनाते हुए दोबारा गिरकर इनकी गर्दन पर आ चुका था। बस बहुत हुआ बाबा, मुझे नहीं करनी शेरजार से शादी। आप बार बार मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? वो गुस्से से उठकर खड़ी हुई, जबकि सामने वाले ने इसकी हिम्मत को दाद देते हुए ताली बजाई थी। बस ऐसे ही जाकर तैयाबू को बोल दो। लाली, बेकार में इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, स्नेहा ने चश्मा सामने मेज पर रखते हुए कहा, जबकि अगले ही लम्हे मुलाजमा इससे सिकंदर शाह के बुलावे को हुक्म दे चुकी थी। जाओ लाली, तैयाबू बुला रहे हैं, जाकर बोल दो कि तुमने नहीं करनी शेरजार अदा से शादी। वो जबरदस्ती से दरवाजे तक लेकर जाती बोली थी, जबकि अब तो लाली की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। वो कांपते पैरों के साथ अपने पापा के रूम में जा पहुंची थी। वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके इनके सामने बैठी हुई थी, एक हाथ दूसरे हाथ में रखे। वो बेहद कंफ्यूज थी। बाबा जान चश्मे के पीछे से किताब की तरफ घूम इसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो थे। किताब की तरफ कम और इसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो थे। आप यहाँ किसी अहम काम के लिए आई थी? वो गला खंगार कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए बोले थे। पापा, वो दरअसल में वो आपसे आपकी ये अहम तरीन बात इसकी तारीख में खत्म होगी। वो एक नजर किताब से हटाकर इसकी जानब देखते हुए बोले, तो वो मजीद घबरा गई थी। जी पापा, जी मैं बोलने वाली हूँ। वो जल्दी से बोलते हुए फिर खामोश हो गई। सिकंदर साहब ने एक नजर इसके चेहरे को देखा और फिर अपनी किताब की तरफ मुतवज्जो हो गए, जैसे इससे किसी अच्छी बात की उम्मीद ना हो। बाबा, वो मैं शेरजार अदा से शादी नहीं कर सकती। वो आंखें बंद किए दिल को धड़कने से रोके एक ही सांस में बोल गई थी। बंद आंखों के पीछे बाबा के चेहरे के एक्सप्रेशन तो नजर नहीं आई, लेकिन इनकी आवाज आई थी। बस यही बात है, बाबा की आवाज सुनाई दी। लाली ने आंखें खोलकर देखा और अब वो अपनी किताब की तरफ मुतवज्जो थे। मतलब कि इतनी अहम बात इनकी नजरों में कोई अहमियत नहीं रखती थी। लाली बेटा, तेरे नसीब इस जंगल के बादशाह शेरजार के साथ ही भटने हैं। वो दिल ही दिल में सोचती हिम्मत करके बोली, मैं बहुत सीरियस हूँ बाबा। वो इस वक्त अपने चेहरे पर जितनी मस्कीनी सजा सकती थी, इसे सजा ली थी। बाबा ने एक नजर इसकी तरफ देखा, आंखों से चश्मा हटाते हुए टेबल पर रखा। कोई खास वजह? अब वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो थे। एक हजार वजह है बाबा, वो जोश से बोली।
आप बस कोई एक वजह बता दें। अगर आपकी वजह इस काबिल हुई कि आपकी शादी शेरशाह से तोड़ दूं, तो मैं इस रिश्ते से इनकार करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, तो वजह मैं बताती हूँ ना। वो फौरन से अपने दिमाग के कोरे दोहराने लगी। पापा पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। पापा, सबसे पहले तो इनका नाम देखें, शेरजार शाह। शेर नाम इंसानों का थोड़ी ना होता है। इसने सबसे बड़ी वजह बताई। तो बेटा, ये तो इसके वालिदैन की गलती है जिन्होंने इसका ये नाम रखा। वो चश्मा साफ करते हुए एक बार फिर से पहनने लगे। चले, ये तो आपने ठीक कहा बाबा, बिल्कुल ये तो चाचू की गलती है। वो फौरन मान गई थी। जाहिर है बाबा को गुस्सा दिलाने का रिस्क तो ले नहीं सकती थी। फिर सोचते हुए बोली, चले नाम को छोड़े बाबा, इनका कद इनके सामने मैं छोटी बच्ची लगती हूँ। अब इनका कद छोटा है, इसमें अब इसका कद छोटा है, इसमें इसका क्या कसूर? ये तो कुदरत का निजाम है। लेकिन शेरसर को अपना कद इतना बढ़ाने की क्या जरूरत थी? बेटा जी, मेरे ख्याल में ये कुदरत का निजाम है। वो बेजार से अंदाज में बोली। इसकी वजह बाबा को काबिल गौर हरगिज नहीं लगी थी। बाबा, इनकी मूछें, वो आप मेन वजह पर आई थी। अब इसकी मूछों से तुम्हें क्या मसला है? वैसे रोकते हुए बोले, जी जी है, कैसे हवलदारों की तरह मूछें रखी हुई हैं। लाली ने एक और कोशिश की। जब बाबा ने अपनी मूछों को ताव दिया, मतलब समझकर लाली नजर झुका गई थी। बेटा जी, हमारा खानदान शाह खानदान से, हमारा तलक शाह खानदान से, और यहाँ मूछें मर्दों की शान है। और कोई वजह है तो वो भी बता दें। वैसे घूरते हुए बोले थे। बाबा, वो हर बात में मुझे डांटते हैं, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, हर वक्त मुझे सख्त नजरों से घूरते रहते हैं। अब वो जज्बाती हुई थी। फिर बेटा, आपकी शादी से इनकार की बजाय अपनी हरकतों पर गौर फरमाना चाहिए। बाबा ने बेहद नरमी से साफ अंदाज में जवाब दिया था। लाली का मुंह बन चुका था। जाए, आप जाकर अपनी मंगनी का ड्रेस देखें, कल सुबह आपकी मंगनी है। वो उसे जाने का कहते हुए अपनी किताब की तरफ मुतवज्जो हो गई, जबकि लाली कितनी ही देर इन्हें देखती रही और फिर उठकर पैर पटकती अपने कमरे में आ गई थी, जहां स्नेहा पहले ही बड़े मजे से बैठी कल की ड्रेस देख रही थी, जिसमें इसने अपनी पसंद से लाली के लिए ड्रेस ली थी और अब अपने इसलिए सिलेक्ट कर रही थी। सिकंदर साहब अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा कि इनकी हवेली दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। वो बेहद खुशी से यह सब कुछ देखने लगे। इनकी इकलौती लाडली बेटी लला रुख की मंगनी सुबह होने जा रही थी। सिरियाल के बाद इनके यहाँ 11 साल तक कोई औलाद ना हुई तो वो बेटी की रहमत से मायूस हो गए थे। लेकिन जब 11 साल बाद अल्लाह ने तोहफे की सूरत में इन्हें लाला रुख से नवाजा तो इनकी खुशी की कोई इंतहा न थी। लाला रुख की संतान की वो पहली बच्ची थी जिसकी जिसकी पैदाइश पर पूरे गांव को सदका और खैरात दिए गए थे। कहने को तो बरेरा भी बेहद अजीज थी, लेकिन बरेरा की पैदाइश गैर मुल्क में हुई थी और इसके साथ जोड़ी सारी खुशियां भी गैर मुल्क में ही मनाई गई थी। बरेरा की पैदाइश पर सिकंदर शाह ने लंदन जाकर इसकी छोटी सी उंगली पर अपने बेटे शहर शाह के नाम की अंगूठी पहनाई थी और अपने भाई से वादा किया था कि इसकी बेटी इनके खानदान की बहू बनेगी। लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसकी आजाद ख्याल कभी लेकिन इनको इसका अंदाजा लेकिन इनको इसका अंदाज इसकी आजाद ख्याली कभी भी पसंद नहीं आई थी। वो जब 20 साल की उम्र में पाकिस्तान आई तो अपने बाबा के फैसले पर सर झुका गई। वो लाख गैर मुल्की से ही, लेकिन तहजीब और तरबियत से बिल्कुल पाकिस्तानी थी। पर सिकंदर शाह को अपनी ये भतीजी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी, क्योंकि वह खानदान भर में पैदा होने वाली पहली बच्ची थी जो सबकी नजरों का मरकज बनी थी। सेडियार के इस शादी के इनकार पर सिकंदर शाह ने बहुत वलवला मचाया। उसे अपनी पगड़ी की कसम देकर इसे बरेरा से शादी करने पर मजबूर कर दिया था। और फिर जब इसके छोटे भाई को एक रात अचानक हार्ट अटैक हुआ, सिकंदर साहब ने इसके सामने अपनी वल्दियत की शर्त रखी कि इनका कहना था कि वैसे कभी भी माफ नहीं करेंगे अगर आज इनका भाई अपनी बेटी की खुशी देखे बिना मर गया। ये जबरदस्ती का रिश्ता सिरियार ने बांध तो लिया, लेकिन इसको निभाना एक बेहद मुश्किल काम था। शादी के बाद अक्सर दोनों में लड़ाई झगड़े रहते, सब कुछ इनके सामने था। बरेरा हर मुमकिन तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सिरियार का मूड ऑफ ही रहता था। इसने कभी भी बरेरा में दिलचस्पी नहीं ली थी। शादी के एक माह बाद जब उन्हें बरेरा की तरफ से खुशखबरी मिली तो उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। बरेरा और सिरियार कामयाब जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सिरियार का रवैया फिर भी न बदला। बंद कमरे में इनकी घंटों लड़ाइयाँ होती और ऐसे में सफिया बेगम का बस इतना ही कहना था कि सिकंदर साहब ने इनके बेटे की जिंदगी खराब कर दी। इन्हें अक्सर परेशान कर देता था। पहले लगा कि हादी की पैदाइश पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बना हुआ। हादी में इन दोनों के बीच मौजूद रूढ़ियों का काम न कर सका, क्योंकि हादी की पैदाइश के बाद ज़रिया की रूटीन में किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आया था। वह बरेरा को इतना ही नापसंद करता था कि अक्सर इस पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाता है, जिस पर सिकंदर शाह को यकीन न था। बरेरा को कमरे के अंदर तो हाक ही इज्जत मिलती, वह कमरे के बाहर भी इसे खरी खरी सुना देता। सिकंदर साहब से तो इसने इस दिन से ही बात करना छोड़ दिया था, जब उन्होंने इसे अपनी पगड़ी की कसम देकर बरेरा से निकाह पर मजबूर किया था। ऐसे में उन्होंने सफ्दर शाह के जरिए ये बात इस तक पहुंचाई थी कि घर में मौजूद बच्चियां बड़ी हो रही हैं। इनकी लड़ाई झगड़े देखकर इनके जहन पर बुरा असर पड़ रहा है और सफ्दर शाह के अंदाज पर ये बात समझ गया था। फिर भी इनकी लड़ाई झगड़े एक कमरे तक महदूद हो गए थे। आवाज कमरे से बाहर आना बंद हो गई थी। सिकंदर शाह को लगा कि फासले मिट चुके हैं, अब वो कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। बरेरा बेहद मतमीन और परसकून जिंदगी गुजार रही थी। इसके हर अंदाज में सिरियार के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, जिसे देखकर सिकंदर शाह दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होते थे। लेकिन दूसरी तरफ इन्हें कभी भी सिरियार के चेहरे पर खुशी का कोई रंग नजर नहीं आया। इन 7 सालों में इन्हें कभी भी सिरियार को खुलकर मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो यही सोचते कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी सिरियार के चेहरे पर वो खुशी कहीं से भी नहीं आती थी जो वो बरेरा के चेहरे पर देखते थे। इन सब के बावजूद अगर इन्हें कोई चीज समझ में आती थी वो ये थी कि सिरियार अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। लेकिन 7 साल के बाद आज वो इसे खुलकर हंसते हुए देख रहे थे। ना जाने किस बात पर सिरियार के साथ खुड़ा वो खुलकर हंस रहा था। जब से इसकी शादी पाजिब के साथ हुई थी, तब से इसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। सब कुछ पा लेने का अंदाज ही अलग था।
वो ये नहीं जानते थे कि बरेरा के साथ वो खुश है या नहीं, लेकिन पास जेब शायद इसकी खुशी बनकर आई थी। वो मुस्कुराते हुए लॉन में शेर के सामने आ बैठे। इनकी बातें बदल चुकी थी। शेर जो न जाने किस बात पर ज़ुरैर को घूर रहा था, खामोशी से सिकंदर साहब से बिजनेस के टॉपिक डिस्कस करने लगा था। जबकि इन्हें लॉन में बैठा देखकर बरेरा इनके लिए चाय लेकर आई थी। इनकी बेटी समझती थी कि इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। बरेरा के सर पर शफकत पर हाथ रखकर उन्होंने चाय का कप उठा लिया था। जबकि बरेरा इनके पास ही बैठी इनसे बातें करने में मसरूफ हो गई थी। जब अचानक ही सिकंदर साहब ने शेर को मुखातिब किया। शेर, 18 तारीख को शादी है और 21 तारीख तक तुम लोग कहीं घूमने फिरने निकल जाना। शादी के बाद एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और तुम भी ज़ुरैर। उन्होंने एक नज़र शेर को देखकर ज़ुरैर को मुखातिब किया तो वो इन्हें देखने लगा, जबकि बरेरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई थी। हाँ, मैं सोच रहा था कि वो बच्ची पास कैसे बुलाई पूरी हवेली में फिरती है। ले जाओ इसे अपने साथ और अच्छा वक्त गुजारो इसके साथ, ताकि इसे भी पता चले कि वो तुम्हारी जिंदगी में क्या है। अब वो बीवी है, तुम्हारा इसका ख्याल रखना फर्ज है तुम्हारा। निकाह करके इसे अलग कमरे में रख देना ये इंसाफ नहीं है। इसे ले जाओ, इस माहौल से बाहर निकालो, ताकि इसका जहन खुले हादसे को भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। सिकंदर साहब बेहद सीरियस अंदाज में बोल रहे थे, जबकि बरेरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ चुकी थी। वो बेहद गुस्से से सिकंदर साहब को घूर रही थी, जिसका वो नोटिस नहीं ले रहे थे। जबकि ज़ुरैर के चेहरे पर बेहद मध्यम मुस्कुराहट थी। इसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। जबकि सिकंदर साहब इंतजामात देखने के लिए वहां से उठकर चले गए थे। बरेरा के चेहरे पर गुस्सा और नफरत देखकर ज़ुरैर को अलग ही सुकून मिला था, जबकि शेर अपने मोबाइल में मसरूफ न जाने क्या कर रहा था।